हेलो बच्चों, आप सभी का वापस से स्वागत है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले चैप्टर में। अगेन इजी सा चैप्टर है, फॉर्मूलाज याद करे जा सकते हैं, नंबर आसानी से आ जाते हैं, लेकिन उससे हमारा कोई भी फायदा नहीं होगा। हमें जो चीज जाननी है वो ये है कि 9th ग्रेड तक हम इन सबके फॉर्मूलाज पढ़ चुके हैं, हमें वो फॉर्मूलाज याद हैं। इस वर्ड पे ध्यान देना, हमें वो फॉर्मूलाज याद हैं, लेकिन उन फॉर्मूलाज तक हम पहुंचे कैसे? वो जर्नी एक्चुअल में राइट एजुकेशन है। वो फॉर्मूलाज तो एंड रिजल्ट है, उससे हमें कोई ज्ञान नहीं मिल रहा है। उन फॉर्मूलाज को याद करके जब हम आगे चल के 11th ग्रेड में जाएंगे, कैलकुलस को स्टडी करेंगे, तो वहां पर वो याद करे हुए फॉर्मूला हमारे लिए सबसे बड़े हमारे दुश्मन बन जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर हमें सिर्फ रिजल्ट याद होगा, हमें जर्नी को एक्सप्लोर हम लाइफ में कभी नहीं करेंगे, तो हम लोग थिंकर नहीं बनेंगे, ऑब्जर्वर नहीं बनेंगे। और जो थिंकर और ऑब्जर्वर नहीं है, वो अपने एम को अचीव करने के लिए जो रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में आएंगी, उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को ना सोच पाएगा, ना ही ऑब्जर्व कर पाएगा। ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा तो सॉल्यूशन नहीं सोच पाएगा और उन प्रॉब्लम्स का हल कभी नहीं निकाल पाएगा। और फिर जैसे दुनिया चल रही है उसी में अपने लाइफ को इंटीग्रेटेड पार्ट बना के गो विद द फ्लो वाली लाइफ जीना स्टार्ट कर देगा। वेयर एज अगर हम ऑब्जर्वर के तरह चीजों को एक्सप्लोर करें, उन चीजों को समझें, उस पर सोचें, तो हमारी एक थिंकिंग माइंडसेट बनती है और ऑब्जर्वेशन करने की आदत बनती है। और अब अगर हमारी लाइफ में रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स जब आएंगी, जो कि फ्यूचर में आएंगी ही आएंगी, तो हम अपने एम को कभी छोटा नहीं करेंगे। बचपन में हमारे एम प्लेन बनाने के होते हैं, रॉकेट्स बनाने के होते हैं, स्पेसशिप बनाने के होते हैं, लेकिन बड़े होते होते हमारा एम सिर्फ और सिर्फ एक सेटल्ड जॉब पाने की रह जाती है। यानी कि हमारी लाइफ का एम छोटा होता जा रहा है। और मेरा यह मानना है, और आप शायद इस बात से एग्री करोगे, ऐसी एजुकेशन का क्या फायदा जिसमें हमने अपनी लाइफ के 25 साल दे दिए। अगर एवरेज एज हमारी 75 ईयर्स की है इंडियंस की, तो 1/3 मैंने अपनी लाइफ एजुकेशन को डोनेट करी है। और 1/3 लाइफ गुजारने के बाद मुझे अपनी 2/3 लाइफ बस काटनी पड़ जाए, मैं एक सक्सेसफुल लाइफ अपनी बिल्ड ना कर पाऊं, मैं एक कहते हैं ना वो मतलब दुनिया को, ह्यूमैनिटी को 10 कदम आगे ले जाने वाली लाइफ ना जी पाऊं, तो ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा? ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा जो मुझ इंडिविजुअल को इवॉल्व नहीं कर सकती, लेकिन अगर पढ़ाई को राइट डायरेक्शन में करी जाए तो मुझ अकेले इंडिविजुअल को इवॉल्व करेगी, जो कि पूरी ह्यूमैनिटी को इवॉल्व करने का दम रखता है। और अगर आपके अंदर पूरी ह्यूमैनिटी को इवॉल्व करने का दम है, तो पूरी ह्यूमैनिटी यानी कि एंटायर पॉपुलेशन आपके नाम की तारीफ करेगी और आपको सर आंखों पे बैठाएगी, जो कि सक्सेसफुल लोगों के साथ होता है। और सक्सेसफुल लोग आज के जमाने में गिनती में पाए जाते हैं, परसेंटेज में नहीं पाए जाते हैं। और उसके पीछे का सिंपल सा रीजन है, दे आर ऑब्जर्वर, दे आर थिंकर, दे टेक प्रॉब्लम्स एज अ अपॉर्चुनिटी टू इवॉल्व। उनकी लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो उन प्रॉब्लम्स को एज अ अपॉर्चुनिटी लेते हैं ताकि वो और ज्यादा ग्रो कर सके, क्योंकि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसी के पास नहीं है। ये ढूंढेंगे और फिर उसी सॉल्यूशन को आपको सेल करेंगे, ठीक है, जो कि उनका हक बनता है, बिकॉज उन्होंने उस चीज को ढूंढा है। दैट इज वाई वो डिजर्व करते हैं उस फील्ड में बिजनेस करने को, क्योंकि उन्होंने अपने दम पर आपकी लाइफ को आसान बनाया और अब आपकी वजह से, मतलब आपकी वजह से नहीं, आपसे वो अर्न कर रहे हैं। दैट इज वाई दे आर रिच, दे आर सक्सेसफुल एंड दे आर लिविंग देयर लाइफ हैप्पीली। ये चीज हमें पता होगी, तभी हम अपने आप को राइट डायरेक्शन में लेकर जाएंगे। और इसके लिए मुझे सेल्फ डिपेंडेंट बनना पड़ेगा, और सेल्फ डिपेंडेंट बनने का एक ही तरीका है, फॉर्मूलाज याद करके आगे मत बढ़ो। कल कैलकुलस में इन फॉर्मूलाज को जब आप देखोगे तो परेशान हो जाओगे कि इन फॉर्मूलाज से कैलकुलस की एबीसीडी भी समझ नहीं आ रही है। लेकिन कैलकुलस जो है, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको जाननी बहुत जरूरी है। हम अगर बुक्स पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कैलकुलस को न्यूटन एंड लेबनिज ने इन्वेंट किया था, ठीक है। इन्वेंट बोल देते हैं कई लोग, या कोई लोग डिस्कवर बोल देते हैं, बुक टू बुक डिफर करता है ये, ठीक है। लेकिन कैलकुलस उन्होंने एक दिन कमरे में बैठ के या एक महीना एक साल कमरे में बैठ के कैलकुलस नहीं बनाई है। मैथमेटिक्स में हम कुछ बनाते नहीं है, हम डिस्कवर करते हैं। लेकिन ये डिस्कवरी करने लायक वो कैसे बने? हजारों सालों से हम लोग मैथमेटिक्स में अपना थोड़ा थोड़ा योगदान, हर पीढ़ी दर पीढ़ी सबने अपना अपना योगदान दिया है। उन्हीं योगदानों की वजह से कैलकुलस बहुत पहले से शुरू हो चुकी थी। इट्स जस्ट कि हम नहीं जानते थे कि वो कैलकुलस है। थोड़ा थोड़ा डिस्कवर करते करते आए और फाइनल ड्राफ्ट न्यूटन एंड लेबनिज सर ने रेडी किया। दैट इज वाई वो हु इन्वेंटेड कैलकुलस में इन दोनों के नाम आते हैं। इसको एक जर्नी की तरह समझो कि अर्थ से एक स्पेसशिप जा रहा है, जिसको नियरेस्ट स्टार पे जा रहा है, मान लो, जहां जाने में उसको अराउंड 400 ईयर्स लगेंगे। तो यहां पर कपल्स जाते हैं जिनका टास्क ये होता है कि वो अपनी अगली जनरेशन को बॉर्न करेंगे, ठीक है। और टारगेट ये रहेगा कि मेल फीमेल बॉर्न होने चाहिए ताकि वो अपनी अगली जनरेशन बॉर्न कर सके, वो अपनी अगली जनरेशन बॉर्न कर सके। इसी तरह करते करते मान लो हम स्टार पे पहुंचे और 7 जनरेशन बीत गई, तो हु विल मतलब किसका नाम लिया जाएगा कि जो पहली बार वहां के स्टार के प्लैनेट पे जिसने कदम रखा हो, वो 7वीं पीढ़ी के इंसान का नाम लिया जाएगा। लेकिन इस जर्नी में ये जो प्रीवियस 7 पीढ़ियां थी, इनका भी योगदान था। सिमिलरली कैलकुलस भी इसी तरीके से खोजी गई है। हम जब इन चीजों को ऑब्जर्व करेंगे तो यहां पर कैलकुलस कैसे खोजी गई, इन सब की झलक मिलनी स्टार्ट होगी। इन चीजों को हम समझना स्टार्ट करेंगे यहीं से।
इसीलिए ये जर्नी काफी ज्यादा जरूरी है और ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉर्मूला याद करके अगेन कभी आपका भला नहीं हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ मार्क्स आएंगे और वो मार्क्स भी आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं करेंगे। ये कड़वा सत्य है और ये सत्य है। लेकिन नॉलेज के बाद अगर आप एक नंबर भी लेकर आते हो ना, वो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा। एक नंबर नॉलेज का लाइफ में वैल्यू ऐड करता है। 100 मार्क्स रटे हुए तरीके से लाए गए आपके लाइफ में जीरो वैल्यू ऐड करते हैं। उल्टा आपकी लाइफ में आप डेप्रिशिएट होते हो। बचपन में स्पेसशिप बनाने के सपने देखते हो, नंबर्स लाते हो, उम्मीदें बढ़ाते हो और बड़े होने के बाद बस एक सेटल्ड जॉब की तलाश में घूमना स्टार्ट कर देते हो। इसी वजह से हमारे लिए इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि ऐसी एजुकेशन का कोई फायदा नहीं जो मेरे 25 साल गुजरने के बाद मुझे एक जॉब के लिए दर बदर भटकाता रहे। जबकि मेरी एजुकेशन में अपने आप को खुद से, मैं अपने आप को बोल रहा हूं, यानी आप अपने आप को बोल रहे हो, ऐसे दूंगा कि मैं 25 साल बाद दुनिया को बदलने की राह पर आगे बढ़ूंगा, जिसमें बेशक मुझे 10 साल लगेंगे, जहां पे प्रॉब्लम्स आएगी, बट आई एम अ थिंकर, आई एम अ ऑब्जर्वर, और मैं उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को ढूंढ के अगले 10 साल में पूरी ह्यूमैनिटी को ट्रांसफॉर्म करूंगा। तब आपकी लाइफ में एक मजेदार लाइफ आएगी। तब अगले 50 साल, 25 साल पढ़ाई, 50 साल की जिंदगी, ठीक है, अगली जिंदगी, उस 50 साल में रिपीट टेलीकास्ट का लाइव एंटीना बन के, यानी जॉब करके, डेली एक टास्क फिक्स है कि सुबह जाना, पूरे 10 घंटे काम करना, घर आना, थक के सो जाना, फिर अगले दिन रिपीट टेलीकास्ट करना। ऐसी जिंदगी नहीं होगी। 10 साल क्यूरियोसिटी से, मोटिवेशन से, स्ट्रेस, पॉजिटिव स्ट्रेस से भरी हुई मेरी जिंदगी होगी, जहां मैं ह्यूमैनिटी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए अपने आप को पूरा झोंक दूंगा और 10 साल बाद ह्यूमैनिटी को ट्रांसफॉर्म करूंगा और पूरी दुनिया में मेरा नाम होगा। तब बनूंगा मैं एक कामयाब इंसान। इस तरह से मुझे अपनी लाइफ में अपने आप को एजुकेट करना है ताकि मैं ह्यूमैनिटी को ट्रांसफॉर्म करने वाला इंसान बन सकूं। ठीक है। अब एक और डिस्क्लेमर लास्ट, इसको स्टार्ट करने से पहले, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी तो आप इसमें बीच में ब्रेक्स ले लेना। ठीक है, बीच में ब्रेक्स ले लेना, लेकिन एक टॉपिक के खत्म होने के बाद। ठीक है, वैसे तो ये वाले पार्ट तो बहुत छोटे हैं जिन पे मैंने टिक लगा दिया है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब एक और चीज, ये वीडियो आपकी जो मैंने 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, वॉल्यूम, एरिया, लाइन एंड पॉइंट की जो वीडियो बनाई थी, वो वीडियो आपके लिए प्री रिक्विसाइट है इस वीडियो की। उसको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पर मैंने आपको ये चीज क्लियरली समझाई है कि लाइन क्या होती है, एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, और वहां हमने रेक्टेंगल के एरिया को प्रूव किया है। ठीक है, तो चलो, रेक्टेंगल हमारा डन हो चुका है। सर्कल वाले चैप्टर में मैंने सर्कल का एरिया आपको बता दिया है कैसे आता है। अब ट्राइंगल का देख लेते हैं, जो कि विद इन अ सेकंड हो जाएगा। अब यहां पर क्या पार्ट होता है, वो वीडियो जरूर देखना। यूट्यूब पर देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और अगर ऐप पे देख रहे हो तो ऑलरेडी आप सीक्वेंस को फॉलो करते आए होगे। मैं ऐप पे आने के लिए इसलिए बोलता हूं क्योंकि यूट्यूब पे वीडियोस रैंडमली मिलती हैं और एप्लीकेशन पर आपको वीडियो सीक्वेंस में मिल जाती हैं। प्लस वहां पर आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट कर पाओगे, एंड वहां पर मैं आपको जैसे ही ये वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे मेरे, तो मैं वहां पर ऐसे टास्क बनाकर आप लोगों को देना स्टार्ट करूंगा जिससे आपकी थिंकिंग पावर बढ़ेगी। क्योंकि मैंने अपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में कहा था, हमारा प्राइम मोटो बोर्ड्स नहीं है, हमारा मोटो मार्क्स नहीं है, हमारा मोटो मेनली फोकस होगा नॉलेज के ऊपर, और नॉलेज है तो मार्क्स आएंगे ही आएंगे। ये बात हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, चलो, तो इसको तो अब मैं रफ करता हूं। अब रेक्टेंगल का एरिया हम जानते हैं। ठीक है, इस नए न्यू डेफिनेशन के साथ, जो एक्चुअल डेफिनेशन है जो मैंने अभी रफ कर दिया, उसके बेसिस पर रेक्टेंगल का एरिया हम जानते हैं, जो कि एक बार और रिवीजन के लिए मैं करूंगा, क्योंकि आगे की चीजें हम उसी के बेसिस पर बढ़ेंगे। एक लाइन क्या होती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से बनती है। ठीक है, उस वीडियो के बाद ये शुरू होता है। एक लाइन क्या है, इनफाइनाइट पॉइंट से बनी होती है। ठीक है, चाहे लाइन छोटी हो चाहे लाइन बड़ी हो, इसीलिए हम कहते हैं टोटल नंबर ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स। अब अगर मैं इसको 2 डायमेंशन में एक रेक्टेंगल बना दूं, तो यहां पर जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, ठीक है, और यहां पर मुझे चाहिए इस पूरे रीजन में, इस क्लोज्ड पैरेंथेसिस के रीजन में जो एरिया है, मतलब जो रीजन है, इस रीजन में कितने पॉइंट्स होंगे। तो सोचो कि यहां पे मैं कितने लाइंस क्रिएट कर सकता हूं। ठीक है, यहां पर मैं अगर लाइन क्रिएट करना स्टार्ट करूं, इसकी लेंथ L है और इसकी लेंथ B है, और हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि 0 मल्टीप्लाई इंफिनिटी इज इक्वल टू L। ठीक है, इस लाइन के लिए, एंड 0 मल्टीप्लाई इंफिनिटी इस लाइन के लिए क्या है, B के इक्वल है। ठीक है, 0 मल्टीप्लाई इंफिनिटी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको ये अटपटा लग रहा होगा, लेकिन ये सत्य है। ठीक है, ऐसे ऐसे सत्य जान नहीं पाते हैं, इसीलिए हम लोगों के लिए पढ़ाई मुश्किल होती है। वरना पढ़ाई हमेशा इतनी आसान होगी, इतनी मुश्किल होगी, सॉरी, 2+2 को सॉल्व करने में जितनी मुश्किल आपको आई होगी ना, समझ लो बस इतनी ही मुश्किल आपकी पढ़ाई है। मैं PhD लेवल तक की बात कर रहा हूं, या जहां तक भी पढ़ाई एग्जिस्ट करती होगी ना, सारी पढ़ाई इतनी ही मुश्किल होती है या इतनी ही आसान होती है। जो आपको रखना है वो आप रख लो। ठीक है, तो अब देखो,
अगर मैं यहां पर कहूं कि बी लाइन के अंदर कितने पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो मुझे कितने एल लाइन, ये वाली जो लाइन है वो कितनी बार बनानी पड़ेगी, इनफाइनाइट टाइम्स बनानी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल करना स्टार्ट करूं, ठीक है, तो मेरे पास कितने एल्स आएंगे, बी टाइम्स एल आएंगे, मेरे पास बी टाइम्स, यानी कि यहां पर एल नंबर ऑफ लाइंस आएंगे। तो एक लाइन के अंदर कितने नंबर ऑफ पॉइंट है, एल नंबर ऑफ पॉइंट है। इसकी मैंने कितनी लेयर बना दी, बी टाइम्स लेयर बना दी मैंने, हर जगह मैंने लाइन 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 ऐड करता गया, कोई गैप नहीं छोड़ा है। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हो जाएंगे, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, जो कि हमने ऐसे एक्सप्लोर किया था। बॉक्सेस है मेरे पास, एक लाइन में 3 बॉक्सेस हैं, तो 2 लाइन में कितने बॉक्सेस हो जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई 2, 3 लाइन में कितने हो जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई 3, 4 लाइन में कितने हो जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई 4। बेसिक सा कॉन्सेप्ट बचपन में सीखा था, वही कॉन्सेप्ट आपके रेक्टेंगल का एरिया बताने के काम आता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं यहां पर, इस पार्ट को हमें ध्यान रखना है। अब देखो, अब हम जाते हैं ट्राइंगल के एरिया पर बढ़ते हैं। तो भाई ट्राइंगल का एरिया सिंपली, ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, जो कि रेक्टेंगल का हाफ होता है, ठीक है। इसलिए रेक्टेंगल अगर एल इंटू बी है, तो यहां पर रेक्टेंगल का एरिया एल बी है, तो ट्राइंगल का एरिया हाफ एल बी हो जाएगा। और इसी को हम लोग बेस कह देंगे, इसको हम लोग हाइट कह देंगे, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा। अब ये तो हुआ भाई राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, लेकिन व्हाट इफ मेरे पास ट्राइंगल राइट एंगल नहीं है, तो यहां पर मैं एक ऐसा ट्राइंगल ले लेता हूं और सिंपली इस पर एक रेक्टेंगल बना देता हूं, ठीक है। इस पर एक रेक्टेंगल बना देता हूं और फिर इसको जिस पॉइंट पे यहां ये टच कर रहा है वहां से 2 हिस्सों में बांट लेता हूं। अब इसका एरिया कितना होगा, ठीक है, मान लो ये 2 हिस्सों में बट गया, ये एक्स पार्ट है, ये वाई पार्ट है, ये बी लेंथ है और ये टोटल लेंथ यहां से यहां तक एल है, तो एल इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, सिंपल, ठीक है। इसका एरिया कितना होगा, ठीक है, इसका एरिया कितना होगा, हाफ इंटू ये लेंथ भी तो एक्स है, ये लेंथ आपके पास वाई है, हाफ एक्स इंटू बी, प्लस इसका एरिया कितना होगा, हाफ वाई इंटू बी, ठीक है। तो हाफ एक्स हाफ बी कॉमन ले लो, एक्स प्लस वाई आपके पास क्या आ गया, एल आ गया, तो ये हो गया हाफ बी इंटू एल, यानी कि सेम टू सेम है। इसलिए ट्राइंगल का एरिया बन जाता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि ये हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए हर ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। अब सर्कल वाली बात आती है, तो सर्कल वाला पार्ट तो आपने सर्कल वाले चैप्टर में देख ही लिया होगा कि ये पाई आर स्क्वायर क्यों होता है, और वहां पर हमने एक बड़ी ही मजेदार बात सीखी थी कि पाई क्या होता है, पाई होता है 180 डिग्री एंगल को बोला जाता है। अगर हम जनरली उन चीजों को एक्सप्लोर ना करते, सोच के देखो मेरी पुरानी बातों जो मैंने इसी वीडियो लेक्चर में शुरू में बोली हैं, उन बातों को सोचो, अगर मैं पाई को एक्सप्लोर ना करता, ठीक है, तो क्या मुझे पता चलता कि वो 180 डिग्री एंगल है, नहीं पता चलता। पाई मेरे लिए महज या तो हम 22/7 बन के रह जाता, ठीक है, या बस 3.14 बन के रह जाता, और कुछ नहीं, जो कि एक नंबर है। पाई एक नंबर नहीं है, मतलब नंबर तो है, लेकिन वो एक्चुअल में क्या है, वो 180 डिग्री एंगल है। किसमें, कौन से स्केल पे, 180 डिग्री एंगल इन रेडियन स्केल पर, रेडियन स्केल पर यहां पर ये पाई रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। तो सीक्वेंस का फायदा यही है कि आपकी चीजें आपस में कनेक्टेड है। मैं हर वीडियो को इसी तरह बनाता हूं कि जो नॉलेज हमारे पास है हम उसी के जरिए नई चीजों को डिस्कवर कर सकें, ठीक है। तो इस वजह से वो डिस्कवर्ड पार्ट, जो भी चीज मैं यहां यूज करूंगा, कोई भी चीज आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाएगी, ठीक है, वो हम ऑलरेडी या तो डिस्कवर कर चुके होंगे, इसलिए वो सीक्वेंस में आपको पहले जरूर वीडियोस में आपको मिलेगा, ठीक है। तो ट्राइंगल डन। अब बारी आती है सिलेंडर की, ठीक है। तो सिलेंडर को ऑब्जर्व करते हैं, बेसिक सा शेप है, ठीक है, जो हमें पता है, ये एक शेप है। अब यहां पर टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब नीचे अगर मान लो एक सिलेंडर है, मान लो यहां पर सिलेंडर है, यहां पर भी तो सरफेस है, सरफेस, ठीक है। पहले हम सरफेस एरिया पे फोकस करेंगे, सरफेस एरिया, फिर हम वॉल्यूम देखेंगे, ठीक है। तो यहां पर भी सरफेस है, यहां पर भी सरफेस है, और यहां पर भी सरफेस है, तो इस तरह का सरफेस हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, कॉमन सेंस, ठीक है। जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी बता रहा हूं, मुझे पता है कि 10th ग्रेड में इतनी मैच्योरिटी आ जाती है कि हम ये बातें आसानी से समझ रहे हैं, लेकिन अगर ये सरफेस एरिया और ये सरफेस एरिया हटा दूं, सिर्फ ये वाला सरफेस रखूं, तो वो आपका हो जाता है कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया। अब सिर्फ सरफेस पर फोकस करना है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों प्लेट्स को हटा देते हैं, नीचे से हटा देते हैं, सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया को देखते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं सरफेस एरिया की बात करूं तो मुझे सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स को कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखो, इसकी हाइट है h, ठीक है, इसकी हाइट है h, यहां पर h हाइट में क्या भरे हुए हैं, सोच के देखो, सर्कल्स ही तो भरे हुए हैं। इसको इनफाइनाइट सर्कल्स में तोड़ दो, h हाइट में जितने भी सर्कल्स हैं, इसको ऐसे देखो, सर्कल, उसके नीचे सर्कल, 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 सेम रेडियस के सर्कल्स हैं, इनफाइनाइट रेडियसेस में तोड़ दो। हर सर्कल पे जो नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं वो कितने होंगे, एक सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2πr, ठीक है। 2πr जैसे कितने सर्कल्स हैं यहां पर, इनफाइनाइट सर्कल्स हैं, तो इसका मतलब मैं 2πr को इनफाइनाइट टाइम्स ऐड करूंगा, लेकिन वो जो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं वो किसके इक्वल हैं, वो h के इक्वल हैं, ठीक है। यानी कि 2πr 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 ऐड करता गया, 2πr तो कॉमन आ गया, और जो कॉमन लेके जब मैंने ऐड किया तो वो टोटल किसके बराबर आएगा, वो टोटल निकल कर आएगा h के बराबर आएगा,
ठीक है, जरा सोच के देखो, एक लेयर प्लस दूसरा लेयर प्लस तीसरा लेयर, चौथा लेयर, पांचवा लेयर, छठा लेयर, सातवां लेयर, इस तरह करते करते कितने लेयर्स हैं यहां पर? एच नंबर ऑफ लेयर्स हैं। वो इनफाइनाइट, टोटल नंबर ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स किसके इक्वल है? एच के बराबर हैं। तो यहां पर 2 पाई आर की जो टोटल नंबर ऑफ लेयर्स होंगी उनको जब आप ऐड करोगे तो वो किसके बराबर आएगा? एच के बराबर आएगा। तो यहां पर जो लेयर्स हो गई मेरे पास, ठीक है, जो लेयर्स हो गई मेरे पास वो किसके बराबर आई? 2 पाई आर एच के। अब एक टास्क आप लोगों के लिए, टास्क मतलब इन द सेंस कि मुझे पता है यहां पर अगर कोई क्यूरियोसिटी से सोच रहा होगा तो उसके दिमाग में एक माइंड स्ट्राइक करे, एक बात स्ट्राइक करेगी, और वो क्या है कि 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर, ठीक है, प्लस 2 पाई आर डॉट 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 इनफाइनाइट टाइम्स हमने किया, और 2 पाई आर को अगर मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, पक्का किसी न किसी बच्चे के माइंड में आया होगा, तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपके माइंड में आया था कि नहीं आया था। तो यहां तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कॉमन आ जाएगा, डॉट 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 इन्फिनिटी। तो अब तो ये इनफाइनाइट ही हो गया। तो हमने जो उस वीडियो में देखा था 1D 2D 3D वाला, वॉल्यूम, लाइन, एरिया और पॉइंट वाला, उसमें तो 0 प्लस 0 इनफाइनाइट टाइम्स एक नंबर होता है, बट यहां तो 1 1 1 आ रहा है। लेकिन अब उसी में हम लोगों ने एक बात को ध्यान देना था कि अगर एक सर्कल है तो उसकी थिकनेस क्या है? उसकी थिकनेस क्या है? जीरो। उसकी थिकनेस क्या है? जीरो। 2 पाई आर इस एक 1 डायमेंशन की दुनिया में, सॉरी 2 डायमेंशन की दुनिया में है, जहां पर इसको आप स्ट्रेट कर दोगे तो एक लाइन है, इसकी थिकनेस क्या है? जीरो है, ठीक है। तो अगर आप यहां पर थिकनेस को मेजर कर रहे हो तो वो जीरो है। तो बेसिकली आप इस तरह से कॉमन नहीं, इस तरह से ऐड नहीं कर रहे हो यहां पर। एक्चुअली में आपने 2 पाई आर तो कॉमन ले लिया है, और यहां पर कॉमन जो आएगा वो 0 0 आएगा, थिकनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से 0 0 आएगा। तो 0 को आपने इनफाइनाइट टाइम्स ऐड किया है, इसलिए 0 मल्टीप्लाई इन्फिनिटी आपका एच के बराबर होगा, ठीक है। ये आप लोगों के लिए टास्क है, क्योंकि देखो, सोचोगे तभी तो सीखोगे, सोचोगे तभी तो सीखोगे, ठीक है। और यही वो इतिहास के छोटे छोटे काम है जिसकी वजह से कैलकुलस को न्यूटन एंड लेबनिज ने डिस्कवर किया था। अब ये मुझे लगता है कि शायद आप लोगों को कंफ्यूज कर रहा होगा, लेकिन मैं तो चाहता हूं कि आप कंफ्यूज हो। कंफ्यूज नहीं होगे, हम आजकल पढ़ाते इस तरह है कि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, आपको शॉर्टकट ट्रिक मिल जाए आंसर का। लेकिन फिर जब आप कंफ्यूज होगे नहीं, आप सोचोगे नहीं, और सोचोगे नहीं, तो पढ़ाई का फायदा क्या है? सिंपल सा लॉजिक है। अगर आपको पढ़ाई में कोई चैलेंज ही ना मिले जो कि आपको क्यूरियोसिटी से भर दे, तो फिर उस पढ़ाई का फायदा क्या? लॉजिकली सोच के देखो। हम चाहते हैं कि हम टीचर्स सॉल्यूशंस दे दें आपको। हम टीचर्स का काम है आपको राइट डायरेक्शन दिखाना वीडियो लेक्चर्स के जरिए, एंड आपको क्यूरियस बनाना, ना कि आप लोगों के लिए हर काम में टिप्स एंड ट्रिक्स बना के आप लोगों को दे दे, ले बेटा ऐसा कर लेगा तेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, नंबर आ जाएंगे, तू फर्स्ट आ जाएगा। वो फर्स्ट आने का कोई फायदा नहीं है। सच मान लो, यकीन मानो, कोई फायदा नहीं है। और अपने दिल पे हाथ रख के पूछो कि जो बात मैं कह रहा हूं क्या वो सही है या नहीं है। अगर लॉजिकली सोचोगे तो यही बात सही निकलेगी, ठीक है। तो यहां पर इस तरह से अगर माइंड में स्ट्राइक किया होगा तो वो गलत है। सही चीज क्या है कि आपने बेसिकली टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स को कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट पे एक सर्कल है, एक पॉइंट पे एक सर्कल है। एक सर्कल में कितने पॉइंट हैं? 2 पाई आर पॉइंट है, 2 पाई आर पॉइंट है, ठीक है। ये जो पॉइंट है इसको पॉइंट की तरह लो कि भाई एक पॉइंट पर इतने पॉइंट है, मतलब हाइट के एक पॉइंट पर, ठीक है। मान लो सर्कल के सारे पॉइंट आपने इकट्ठे करके रख दिए, ठीक है, सर्कल के उस पर इकट्ठे करके रख दिए, तो एक पॉइंट पर, तो यहां पर इसको आप ऐसे लगा लो, एक नया टाइप का ब्रैकेट बना लो, एक पॉइंट पर इतने पॉइंट है, ठीक है। तो फिर आप ऐड करोगे, 2 पाई आर पॉइंट्स को, ठीक है, अगले पॉइंट पर, फिर 2 पाई आर को ऐड करोगे अगले पॉइंट पर, ठीक है, फिर 2 पाई आर को ऐड करोगे अगले पॉइंट पर, और इस तरीके से कितने पॉइंट्स आएंगे? इनफाइनाइट पॉइंट आएंगे। और ये इनफाइनाइट पॉइंट मिलके किस लेंथ को जनरेट कर रहे हैं? एच लेंथ को जनरेट कर रहे हैं। इसलिए ये हो जाएगा 2 पाई आर 0 प्लस 0 प्लस 0 इनफाइनाइट टाइम्स, दैट इज इक्वल टू हाइट एच, ठीक है। या फिर सिंपली सोचो, लेयर बाय लेयर सोचो, तो एच ही लेयर्स बनेंगी यहां पर, दैट्स इट। तो 2 पाई आर मल्टीप्लाई एच। तो वॉल्यूम, सरफेस एरिया निकालने का एक जो हमने ऑब्जर्व किया उससे हम बता सकते हैं कि वी आर जस्ट काउंटिंग द नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो इसका मतलब सरफेस एरिया देखा मैंने, सॉरी, सरफेस एरिया निकालना है तो मैंने यहां पर क्या किया, रिंग में जितने पॉइंट है वो निकालिए, सर्कल में वो कितने हैं? 2 पाई आर। कितनी लेयर्स हैं? एच लेयर्स हैं। तो 2 पाई आर कितनी बार आया? एच बार आया, तो 2 पाई आर मल्टीप्लाई एच। जैसे रेक्टेंगल में था, लाइन एल है, कितनी लेयर्स हैं? बी लाइन्स हैं, सॉरी बी नंबर ऑफ लाइन्स हैं, तो एल इंटू बी, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स आ गए। 2 पाई आर कितनी बार? एच बार, 2 पाई आर एच, दैट्स इट। तो आपके लिए यहां पर कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया 2 पाई आर मल्टीप्लाई एच, हाइट ऑफ द सिलेंडर। अब टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, तो इधर का सर्कल ले आओ, इधर का सर्कल वापस ले आओ। इधर के सर्कल का एरिया कितना होगा? ये तो सिलेंडर का एरिया आ गया। अब इधर के सर्कल का एरिया प्लस में पाई आर स्क्वायर, इधर वाला भी ले आए तो प्लस में पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसमें क्या कॉमन ले क्या करें, लेकिन हम वही शो ऑफ करने के लिए कर देते हैं।
तो 2 पाई, ये पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। 2 पाई आर कॉमन लेंगे और यहां पे हम लिखेंगे आर प्लस एच। ठीक है, तो ये तो वही बात है, सेम ही चीज है दोनों के दोनों, कोई डिफरेंस नहीं है। तो 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच आपका आ गया टोटल सरफेस एरिया। अब अगर ये नहीं है तो ये बन जाएगा 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। दैट्स इट। अब इसके लिए हम कहते हैं कि इस केस में ये फॉर्मूला है, उस केस में वो फॉर्मूला है, इसके टिप्स एंड ट्रिक्स बनाते हैं। कोई मतलब नहीं है उन चीजों का। ठीक है, मतलब है सोर्स को समझने का, ऑब्जर्व करने का, थिंकिंग पावर बढ़ाने का। ठीक है, तो चलो अब देखो यहां पर हम लोगों ने सिलेंडर का सरफेस एरिया ढूंढ लिया। अब बारी आती है उसके वॉल्यूम को ढूंढने की। अब लॉजिक हमारा बिल्ड हो चुका है, एक सिलेंडर है, ठीक है, हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। तो अब इसके वॉल्यूम का मतलब क्या है, इस 3 डायमेंशनल रीजन के अंदर ये कितने स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, इसके अंदर जितने पॉइंट्स आ रहे हैं, उस सिलेंडर के अंदर जितने पॉइंट्स है वो सबको काउंट करना है। तो भाई नीचे आपको क्या दिख रहा है, 2 डायमेंशनल एरिया किसका, सर्कल का। सर्कल का एरिया देखो, एरिया 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 एरिया, सारे सर्कल्स को कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो सर्कल का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। कितनी लेयर्स होंगी, एच लेयर्स होंगी, पाई आर स्क्वायर एच। दैट्स इट, मिल गया। लॉजिक समझ आ गया होगा अब आप लोगों को। लेकिन वो कैलकुलस वाली बात पे, वो 0 + 0 + 0 वाली बात पे सोचना, ये इस वक्त आपका असली काम होगा। सोचोगे तभी तो आप लोगों को रिजल्ट ओरिएंटेड माइंडसेट आपका डेवलप होगा। रिजल्ट आना इंपॉर्टेंट नहीं है, जब आप सोचते हो तो रिजल्ट के लिए ही सोचते हो। ऑब्वियसली आपका टारगेट रिजल्ट तक पहुंचने का ही होगा। उस दौरान वो जो जर्नी होती है ना, वो आपके माइंड को डेवलप करती है, और ऐसे ही आप एक्चुअली में अपने आप को एजुकेट करते हो, रियल एजुकेशन देते हो। ठीक है, और ये काम आप हमेशा करना। ठीक है, तो भाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना आ गया, पाई आर स्क्वायर एच आ गया। एक लेयर में कितने पॉइंट्स हैं, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, तो कितने लेयर्स हैं, एच लेयर्स है, तो पाई आर स्क्वायर एच आपके पास यहां पर वॉल्यूम आ गया। ठीक है, अब बात आती है, सिलेंडर भी हमारा डन। अब बारी आती है कोन की। ठीक है, कोन की। अब भाई कोन का हम कैसे निकाले सरफेस एरिया, वॉल्यूम। ठीक है, तो यहां पर पुराने जमाने में देखो, कैलकुलस के आने से पहले जो चीजें यहां पर हुई हैं, वही कैलकुलस की डिस्कवरी के कारण बने हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, ऑब्जर्व करना और सीखना एंड सोचना। ठीक है, कोन का हमें यहां पर सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, पहला काम है सरफेस एरिया, और हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। ठीक है, फिर टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे। अब कोन जो है वो इस शेप में है। कोन का शेप हमें पता ही है, वो बर्थडे वाली जो टोपी आती है। ठीक है, तो कोन का शेप हमारा इस तरीके का होता है। ठीक है, बेसिक सी चीज है, जिसमें यहां पर आपके पास रेडियस आर है और ये रहा आपका हाइट ऑफ द कोन। ठीक है, ये पता है। अब कोन के सरफेस एरिया को निकाले, तो निकाले कैसे। अब हम लोग जब 11th में, सॉरी 12th में भी नहीं, जब हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, तो फर्स्ट ईयर के अंदर हम इन चीजों को कैलकुलस की मदद से निकालते हैं। ठीक है, तो कैलकुलस की मदद से हम निकालेंगे जब कैलकुलस पढ़ लेंगे। लेकिन 17वीं शताब्दी से पहले, न्यूटन एंड लेबनिज से पहले, तो कैलकुलस को हम जिस वे में आज यूज करते हैं, क्योंकि आज कैलकुलस बहुत ही अच्छे से इवॉल्व हो चुकी है, उस वक्त इवॉल्व नहीं थे। उस वक्त लोगों ने अपनी थिंकिंग पावर से इसको डिस्कवर किया था। और क्योंकि 10th में हम लोग कैलकुलस नहीं पढ़ते हैं, तो ऑब्वियसली इसके फॉर्मूले को हम नॉन कैलकुलस वे में ही डिस्कवर करेंगे। ठीक है, तो अब यहां पर कोन को हमने इस तरह से देखा, अब हमें यहां पर इसका सरफेस एरिया निकालना था। तो लोगों के माइंड में, मैथमेटिशियंस पुराने जमाने के, उनके माइंड में आया कि यार पहले एक छोटा सा कोन बना लेता हूं, और यहां पर आपको नामकरण कर देता हूं। ये हो जाएगा रेडियस, ठीक है, ये हो जाएगा हाइट, और ये जो है लेटरल हाइट बोलते हैं इसको, एल से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों, क्योंकि यहां पर अगर आप देखो कोन बनेगा कैसे, एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लो। ठीक है, तो उसमें ये जो हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, और ये जो लाइन है, जो परपेंडिकुलर लाइन है, इस परपेंडिकुलर लाइन के अलोंग ट्राइंगल को 360 रोटेट कर दो, तो आपको क्या मिल गया, आपको एक कोन मिल जाएगा। ठीक है, और ये जो लाइन है, ये हाइपोटेन्यूज लाइन है, जिसको यहां पर लेटरल हाइट से रिप्रेजेंट करते हैं, एल से। जस्ट एक नाम है, कुछ नहीं। ठीक है, तो भाई इनमें एक रिलेशन है जो कि आपको क्लियरली दिख रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। ठीक है, और यहां से स्क्वायर हटाओ तो यहां पर अंडर रूट आ जाता है। जो चीजें दिख रही हैं वो हमने कर लिया। अब हमने क्या किया, लेटरल हाइट के अलोंग कोन को हमने इस तरीके से लेटा दिया। ठीक है, पुराने जमाने में, ठीक है, लेटा दिया। अब इस सर्कल का सरकमफ्रेंस तो आप निकाल सकते हो ना, जो कि आप कैसे निकालोगे, 2 पाई आर करके। ठीक है, यानी कि ये एक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, वो नंबर लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और आपने क्या किया, इस कोन को जब जमीन पर लेटा दिया, ठीक है, उसके बाद कोन के इस पॉइंट पर एक चीज किसी भी कलर से या किसी पॉइंट से मार्क कर लिया। ठीक है, और फिर कोन को इस पॉइंट पे रख के रोल करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, रोल करना स्टार्ट कर दिया, और तब तक रोल किया जब तक ये घूम के वापस से कोन मान लो, कोन ने घूम, ये सर्कुलर पार्ट है उसका, ऐसे समझो। ठीक है, ये सर्कुलर पार्ट है उसका, मैंने यहां पर एक मार्क लगा दिया, पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है,
ये मैंने घुमाना स्टार्ट किया जब कोन को, तो वो ऐसे इस तरीके से घूमना स्टार्ट करेगा बिना स्लिप किए। लेकिन एक टाइम तो ऐसा आएगा, जैसे ये यहां पर मार्क है, गो घूमते 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 वापस से जमीन को टच करेगा और वहीं पर हम रुक जाएंगे, वहीं पर हम क्या करेंगे, रुक जाएंगे। और अब चलो हम भी रुकते हैं। मान लो उतना घूमते घूमते, ठीक है, कौन बनाएगा क्या? ऑब्वियसली आपने ये लेंथ फिक्स कर रखी है। अगर ये लाइन लेंथ फिक्स है और आपने इस पॉइंट को पिवोट कर रखा है, हुक कर रखा है यहां पर, तो ये क्या बनाएगा, सर्कल ही तो बनाएगा। तो यहां पर एक सर्कल बन जाता है, ठीक है। मान लो यहां तक आते आते ये इस वाले सर्कल ने अपना एक साइकिल कंप्लीट कर लिया है, एक साइकिल कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और अब कोन यहां पर कुछ इस तरीके से पड़ा हुआ है, ठीक है। ये देखो, ये घूमते घूमते यहां तक पहुंच गया। अब हमने क्या देख लिया, ध्यान से देखो। आप यहां पर नोटिस करोगे कि इस सर्कल का, ये जो नया सर्कल ट्रेस हुआ है, इसका रेडियस क्या है, एल, ठीक है। और अब इस कोन पे जितने भी सर्कल्स हैं, अगर आप आगे बढ़ते जाओगे, छोटे छोटे सर्कल्स हैं, ठीक है, वो सारे सर्कल्स में अपना एक ही सर्कल कंप्लीट किया होगा, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि इसने एक कंप्लीट किया, इसने आधा किया होगा, घूमते तो ये साथ में है। लाइक फैन को देखो, फैन का ये ब्लेड है, ठीक है, ये दूसरा ब्लेड है, मान लो दो ही ब्लेड है, ये एक सर्कल कंप्लीट करके आते हैं, ठीक है। और लास्ट वाला पॉइंट भी तो एक ही सर्कल कंप्लीट करेगा, क्योंकि बॉडी तो रिजिड है, ठीक है। सिमिलरली सब सर्कल्स ने अपना एक एक सर्कल कंप्लीट कर लिया है। तो इट मींस इस कोन के बॉडी पे जितने भी सर्कल्स हैं या जितना भी सरफेस है, वो पूरा सरफेस यहां पर आपने बना लिया है। वो पूरा का पूरा सरफेस जो है आपने यहां पर इस सर्कल के एक सेक्टर में कन्वर्ट कर लिया है। तो जितना एरिया इस सेक्टर में होगा, उतना ही एरिया इस कोन के सरफेस पर होगा। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो देखो, सोचने की शक्ति में ही तो दम है। सिर्फ फॉर्मूला याद करते तो क्या ही सीखते, आज एक नई चीज सीखने को मिल रही है, ठीक है। तो अब यहां पर मैं इसको मिटाता नहीं हूं, इसको बने रहने देता हूं, मैं इसको सीधा कर लेता हूं और प्रॉपरली एक आर्क बनाता हूं, ठीक है, जिसमें कि ये रहा मेरा रेडियस। अब देखो, रेडियस किसके बराबर है, एल के बराबर है, सिंपल एज दैट, ठीक है। अब यहां पर ये एंगल अपने को पता नहीं, अभी हमने लिख लिया थीटा, ठीक है। ये जो आर्क लेंथ है वो किसके बराबर होगी, इस सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर होगी, क्योंकि यहां से शुरू किया था और उस पॉइंट को हमने वापस जब उसने जमीन को टच किया तब हमने वहां पे ब्रेक लगा दिया, यानी कि इसने एक साइकिल कंप्लीट किया है। तो ये आर्क लेंथ किसके बराबर होगी, ये आर्क लेंथ होगी 2 पाई आर के बराबर। यस, ठीक है, चलो। तो भाई मेरे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस एल के बराबर है, यानी कि लेटरल हाइट, स्लांट हाइट कह लो, लेटरल हाइट कह लो, उसके इक्वल है। तो मेरा काम हो गया, पहला काम थीटा निकालते हैं, ठीक है। तो अब देखो, अगर हम पाई को एक्सप्लोर ना करते, उसकी डिस्कवरी को ना देखते, तो जो फॉर्मूला मैं अभी लिखने जा रहा हूं, क्या आप उसको समझ पाते, नहीं समझ पाते। बट अब वो हमने एक्सप्लोर कर लिया है, तो वो हमारी नोन सेक्टर के अंदर आ गया। तो इट मींस कि यहां पर अगर मुझे थीटा निकालना है तो वो किसके बराबर होगा, 2 पाई आर। आर्क लेंथ कितनी है, 2 पाई आर के बराबर, और रेडियस कितना है, एल के बराबर। तो लो भाई, मेरा थीटा आ गया। अब इस सेक्टर का एरिया निकालना है। इस सेक्टर का एरिया कैसे निकालोगे, वो आपने एरिया रिलेटेड टू सर्कल में देखा है, थीटा मल्टीप्लाई, अब उसमें तो डिग्री में लिया हुआ है, ठीक है, उसमें डिग्री में लिया हुआ है, लेकिन वहां की ऑब्जर्वेशन देखो, अगेन काम आएगी। पूरे सर्कल का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। कंप्लीट सर्कल का एंगल कितना होता है, तो मैं क्या करता हूं, रेडियन मेजर में लेता हूं। पाई आर स्क्वायर को मैं किससे डिवाइड करूंगा, 360 डिग्री, बट स्केल कौन सा लूंगा, रेडियन। तो मैं इसको 2 पाई से डिवाइड करता हूं, ठीक है, 2 पाई से मैंने इसको डिवाइड किया। पूरे सर्कल का एंगल कितना होता है, 2 पाई होता है। कंप्लीट एंगल इज 2 पाई, एंगल हम लोग रेडियन में ले रहे हैं, तो मैंने पाई आर स्क्वायर को 2 पाई से डिवाइड कर दिया। तो अब मेरे पास 1 रेडियन में कितना एरिया है वो आ गया, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं एंगल के साथ, क्योंकि ये एंगल जो है मेरा रेडियन में है, इसीलिए मैंने रेडियन से डिवाइड किया है, तो देखो एंगल के साथ मल्टीप्लाई कर दूं 2 पाई आर अपॉन में एल, ठीक है। हमने जो उसमें पढ़ा है, अपने वाले चैप्टर में पढ़ा है, वो थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर को 360 से डिवाइड किया, तो एक डिग्री में कितना एरिया है वो पता चल गया, और ये वाला थीटा आपका डिग्री में होता है, तो उतने डिग्री से आपने मल्टीप्लाई कर दिया एंड यू गेट द रिजल्ट। सिमिलरली पाई आर स्क्वायर टोटल एरिया है, एंगल 2 पाई है, तो मतलब पूरा एंगल 2 पाई है, 360 डिग्री को 2 पाई बोलते हैं, 2 पाई से डिवाइड किया और रेडियन वाले एंगल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस रीजन का मुझे एरिया मिल गया, जो कि अगर कैलकुलेशन करें तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, ठीक है। यहां पर एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ी हुई है, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 पाई आर, पाई आर स्क्वायर, ओ यस, गलती हुई है, ठीक है, गलती हो गई है, वो फ्लो में मैंने, यस, फ्लो में मैंने गलती कर दी। अब इसका कंप्लीट एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर नहीं है, पाई एल स्क्वायर है, ठीक है, क्योंकि रेडियस यहां पर एल है, ठीक है। अब एक रेडियन में कितना होगा, डिवाइड बाई 2 पाई कर दो, मल्टीप्लाई एंगल करो, और एंगल कितना है मेरे पास, मल्टीप्लाई 2 पाई आर डिवाइड बाई एल, ठीक है। ये गलती हो गई थी, यहां पर एल स्क्वायर आएगा, तो 2 पाई कैंसिल,
बचा क्या, एक एल से एक एल कैंसिल, और यहां पर इस रीजन का एरिया कितना आया, पाई एल आर, ठीक है, पाई आर एल, ठीक है, ये रहा। और अब बारी आती है कि कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा, पाई मल्टीप्लाई रेडियस मल्टीप्लाई एल के बराबर होगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। कई लोग एल की जगह ये भी लिख देते हैं, पाई आर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एक ही बात है। यस, तो देखो, थिंकिंग प्रोसेस इंक्रीज होना, ठीक है, वो सोच की शक्ति डेवलप करना, किसको पता था ऐसे करना है, उन लोगों ने कोन को देखा होगा, देख के ऑब्जर्व किया होगा, कभी कोन गिर गया होगा और वो घूम गया होगा, उसी से माइंड में आइडिया क्लिक हो गया होगा। ऐसे भी हो सकता है, कोई ना कोई चीज कभी ना कभी कहीं ना कहीं हो ही जाती है, ठीक है। चलो, अब वीडियो लंबी हो रही होगी तो एक छोटा सा ब्रेक ले लो, मैं तो वीडियो को कंटिन्यू रखता हूं, लेकिन ब्रेक जरूर लेना, क्योंकि अब हम चलते हैं अगले पार्ट पे, जो कि है वॉल्यूम ऑफ कोन, और ये बड़ा ही इजी से मेथड से ढूंढा गया था, ठीक है। और ये मेथड पुराने जमाने में क्या किया गया था, बहुत ही सिंपल सा तरीका था, लोग बढ़ा चढ़ा के यूट्यूब पर मैंने देखा है आर्किमिडीज वे बताते हैं, लेकिन वो भी बहुत ही आसान सा तरीका है, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। बट आर्किमिडीज ने, अगर आप कभी यूट्यूब पे सर्च करोगे और आपको आर्किमिडीज वे मिलेगा, जिसमें कि बेसिकली वो उन्होंने क्या किया था, एक वेइंग मशीन की मदद से, ठीक है, किसका, नहीं, वो तो स्फेयर में था, वो स्फेयर में था, आर्किमिडीज वाले में स्फेयर वाला मेथड आता है, वहां पर मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा। तो कोन का अब हम क्या निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं, ठीक है। कोन और स्फेयर का वॉल्यूम हम एक सिंगल प्रोसेस में निकालेंगे, ठीक है। और वो क्या है कि देखो, वॉल्यूम निकालने के लिए हमने कोन का सरफेस एरिया निकालने के लिए तो रोल कर लिया, ठीक है, और हाँ, जो कि आया था पाई आर एल के बराबर, ठीक है। लेकिन आई एम सॉरी, एक पॉइंट रह गया, नीचे का सरफेस एरिया क्या है, अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया चाहिए तो ऑब्वियसली वो कितना होगा, नीचे का, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया, नीचे का सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर होगा, जस्ट ऐड कर दो पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें भी लोग ऐसे करेंगे, पाई आर कॉमन लेंगे, एल प्लस आर लिखेंगे, तो ये लो टोटल सरफेस एरिया भी आ गया, जो कि कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। अब बारी आती है कोन के वॉल्यूम को कैलकुलेट करने की, ठीक है। वॉल्यूम के अंदर इतना ही पॉइंट होता है, तो कोन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं। ये रहा कोन, जिसकी हाइट ये रही, ठीक है। अब लोगों को जानना था कि इसका वॉल्यूम कितना होगा, ठीक है। तो अब ध्यान से समझना इस बात को, थिंकिंग पावर को एनहांस करना। उन्होंने कहा कोन से मिलता जुलता इजीएस्ट फिगर क्या है, सिलेंडर, मिलता जुलता नहीं लेकिन इजीएस्ट फिगर सिलेंडर है, जिसके बारे में हम जानते हैं, और कोन पूरा का पूरा उसके अंदर आ गया, ठीक है। यानी कि इस सिलेंडर की हाइट भी एच है और इस सिलेंडर का रेडियस भी आर है, कोन का रेडियस भी आर है, उसकी हाइट भी एच है, बट उसका लिटरल सरफेस एरिया यहां पर एल है, ठीक है। तो अब देखो, ये सिलेंडर कंप्लीट, ये कोन कंप्लीटली सिलेंडर के अंदर फिट हो जाता है और दोनों की हाइट सेम है, रेडियस सेम है। तो अब यहां पर मैं ये चीज तो कह ही सकता हूं कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सी वाई लिख देता हूं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब यहां पर हम एक मैथमेटिक्स की एक बात को समझते हैं, ठीक है। वो ये है कि 5 इज नॉट इक्वल टू 7, यस और नो, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं कि 5 इज इक्वल टू ए टाइम्स 7, ठीक है, तो अब ए की वैल्यू ढूंढो, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 5 अपॉन में 7, ठीक है। अगर मैं 7 को 5 अपॉन 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 इक्वल टू 5 हो जाएगा, यस और नो, ठीक है। तो इट मींस कि वॉल्यूम ऑफ कोन आपका लेस देन है, जैसे कि यहां पर 5 नॉट इक्वल टू 7 है और मैं कहूं लेस देन 7 है, लेकिन अगर मैं 7 से कोई नंबर मल्टीप्लाई करूं तो वो 5 के इक्वल आ सकता है। अब मुझे वो नंबर ही ढूंढना है, मुझे सिर्फ क्या करना है, वो नंबर ढूंढना है, उस ए को मुझे यहां पर ढूंढना है, ठीक है। तो अब यहां पर उस ए को ढूंढने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि यार वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो लेस देन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, यस, ठीक है। तो यहां पर मैं कहूं कि वॉल्यूम ऑफ कोन जो है, अगर मैं कहूं वॉल्यूम ऑफ कोन या वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को अगर लूं, ठीक है, तो कोई नंबर तो होगा जिसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर आ जाएगा, उसी नंबर को हमें ढूंढना है, ठीक है। अब हो सकता है कि ये एक नेचुरल नंबर हो, तब तो ठीक है, डायरेक्टली मिल गया मुझे, लेकिन हो सकता है कि यहां पर भी एक नंबर आ जाए, मान लो एल आ जाए, ठीक है, तो भी मैं निकाल सकता हूं ना, के अपॉन में एल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। कहने का मतलब यह है कि हम सिलेंडर के अंदर पानी भरेंगे, वो पूरा वॉल्यूम एक्वायर कर लेगा, उसको सिलेंडर में डालेंगे, ठीक है, उसको सिलेंडर में डालेंगे तो सिलेंडर भरना स्टार्ट होगा, और हम तब तक उसको भरेंगे जब तक कि सिलेंडर पूरा भर ना जाए। अब सिलेंडर को भरने के दौरान मान लेते हैं, अभी रैंडम एग्जांपल लेते हैं कि 3 कोन यूज हो गए एक सिलेंडर को भरने के लिए, एक सिलेंडर को भरने के लिए, तो 3 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ कोन इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर होगा। अगर ऐसा होता है तो ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन आ जाएगा 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। मान लेते हैं 5 कोन लग गए इसको भरने के लिए, तो यहां पर 5 आ जाएगा और यहां पर 5 आ जाएगा। मान लेते हैं
कि सिलेंडर से कोन से हमने सिलेंडर को भरना स्टार्ट किया, उसके अंदर पानी भरना स्टार्ट किया, लेकिन जब हम पानी भर रहे थे तो थोड़ा सा पानी कोन में बच गया, लेकिन सिलेंडर यहां पर कंप्लीटली फिल हो गया। तो हम एक और सिलेंडर ले आएंगे, ठीक है, एक और सिलेंडर ले आएंगे। तो उस केस में क्या होगा, मान लेते हैं कि 5 कोन्स लग गए, 5 वॉल्यूम ऑफ कोन लग गए यहां पर 2 सिलेंडर भरने में, तो 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा 2/5 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिंपल मैथमेटिकल एक्सपेरिमेंट बनकर आ गया। तो यहां पर हमने यही करना स्टार्ट किया, और यहां पर क्या ऑब्जर्व किया हमने कि एक कोन को भरने में एक सिलेंडर को कंप्लीटली फिल करने में, एक सिलेंडर को फिल करने में यहां पर 3 कोन्स लगे। तो 3 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ कोन इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। एंड 3 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। सेम प्रोसीजर यूज करते हैं हम लोग स्फेयर के लिए, ठीक है, स्फेयर के लिए। तो स्फेयर के लिए भी हमने क्या किया, स्फेयर के लिए देखो वॉल्यूम ऑफ कोन तो आ गया, अब स्फेयर के लिए क्या किया हमने, यहां पर हम स्फेयर जानते हैं क्या होता है, ऐसी बॉल को हम लोग स्फेरिकल शेप बोलते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। तो अपने पास एक स्फेयर है, सर्कल नहीं है, ये स्फेयर है, ठीक है, ये एक स्फेयर है। अब इसका हाइट कितनी है, जो कि ऑब्वियसली डायामीटर है 2r के इक्वल है, और रेडियस कितना है, r के इक्वल है। हमने क्या किया, इसके बराबर का एक सिलेंडर ले लिया, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है, स्फेयर के डायमीटर के बराबर, यानी कि इसकी हाइट है मेरे पास 2r और इसका रेडियस है मेरे पास r, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब यहां पर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, ये स्फेयर सिलेंडर के अंदर आ गया है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। तो यानी कि a टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू b टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन, सिंपल लॉजिक, ठीक है। यानी कि a मान लो कोई एक नंबर है, a स्फेयर लग गए b कोन्स को भरने में, ए स्फेयर लग गए बी कोन्स को भरने में, ठीक है। वही चीज हमने सिलेंडर को भरने में, माफ करना, ए स्फेयर लग गए बी सिलेंडर्स को भरने में। जैसे कि मैं ये कहूं 5 स्फेयर लग गए, ठीक है, 5 स्फेयर लग गए 3 सिलेंडर को भरने में, तो 3/5 वॉल्यूम ऑफ कोन आपका वॉल्यूम ऑफ स्फेयर के बराबर आ जाएगा। तो सेम चीज को हमने करना स्टार्ट किया, तो यहां पर हमें निकल कर आया कि यहां पर हमारे पास क्या आया था, मेरे को वैल्यू याद नहीं आ रही है, ठीक है, लेकिन हम क्या वो कर लेंगे। तो यहां पे वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल लेते हैं, पहले वॉल्यूम ऑफ कोन लिख लेते हैं, वो कितना है मेरे पास, पाई, ठीक है, आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 2r, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा 2 पाई आर क्यूब, ठीक है, 2 पाई आर क्यूब। तो यहां पर था शायद 3 स्फेयर, हाँ 3 स्फेयर, अब मुझे याद आ रही है वैल्यू, ठीक है, 3 स्फेयर्स, देखो ये तो एक्सपेरिमेंट करके पता चलेगा, इसलिए वैल्यू भूल जाते हैं। 3 स्फेयर्स लग गए, ठीक है, 2 सिलेंडर्स को फिल करने में, ठीक है, शायद ऐसा ही था, ठीक है, बट चेक कर लेते हैं। 3 स्फेयर्स में जितना पानी आया उससे 3 सिलेंडर्स भर गए, नहीं, हाँ 2 सिलेंडर भर गए, 3 स्फेयर में जितना पानी आया उससे 2 सिलेंडर भर गए, चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो 3 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू 2 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ कोन, कौन बोल रहा हूं बार बार, सीधे के सिलेंडर, ठीक है। तो 3 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू, ठीक है, 2 टाइम्स 2 पाई आर क्यूब, यस सही है, ये डेटा सही है, क्योंकि ये मैं कैलकुलेट किया था मैंने, ठीक है, मैंने इस चीज को कैलकुलेट किया था, इसलिए बस वो डेटा याद नहीं आ रहा था। तो 3 स्फेयर लग गए। जब ये एक्सपेरिमेंट आप करोगे, इस बॉल के अंदर एक छोटा सा बस होल करना है, पूरा कंप्लीटली फिल करना है, फिर सिलेंडर को उससे भरना है, ठीक है। तो 3 स्फेयर का पानी 2 सिलेंडर्स को कंप्लीटली फिल कर दे रहा था। तो यहां पर आया वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू 2 टू 4 पाई आर क्यूब, और ये 3 नीचे आ जाएगा 3। सो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इस तरह ढूंढा गया था 4/3 पाई आर क्यूब। सो दिस इज योर वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, है ना। एक्सपेरिमेंटल तरीका कितना सही तरीका है, ऑब्जर्व करने का एक नायाब तरीका है, ठीक है। अब बारी आती है सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर की, ठीक है, जो कि अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क है। पुराने जमाने में भी चैलेंजिंग था और आज के टाइम पर भी चैलेंजिंग रहेगा अगर हम नॉन कैलकुलस अप्रोच यूज करते हैं तो। लेकिन कैलकुलस के जरिए हमने इसको इजीली ढूंढ लिया है, ठीक है, जो कि आता है 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर। अब कई वीडियो लेक्चर्स हैं जहां पर हम लोग ये डायरेक्टली बोल देते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और फिर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर के बराबर आता है, और फिर हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जिसकी हाइट 2r के बराबर होती है, ठीक है, ऐसा हम लोग बोल देते हैं। और फिर हम क्या देते हैं कि इसलिए इसका फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर होता है, बल्कि ऐसा नहीं है, कोई ना कोई तो लॉजिक होगा ही, ठीक है, जिसके जरिए इसको ढूंढा गया था। अब वो जो तरीका था
वो प्रोजेक्शन मेथड था, पुराने जमाने में जो ढूंढा गया था शैडोज को समझने वाले मेथड से। तो मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूं, ठीक है। शैडोज वाला मेथड क्या है, बेसिकली ये चीज सीखने के लिए है, और आप चाहो तो ब्रेक ले लो क्योंकि एक नया और यूनिक चीज होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपने ब्रेक लिया होगा, और अब हम लोग देखते हैं यहां पर। मान लो ये फोन की शैडो आपको दिख रही है, ठीक है। उम्मीद करता हूं दिख रही होगी, ठीक है, यस। तो फोन की शैडो दिख रही है। ऑब्वियसली इस वक्त फोन की शैडो जो है वो फोन से बड़ी है, ठीक है, फोन से बड़ी है। लेकिन अगर मैं इसको टिल्ट करता हूं तो शैडो का साइज कम हो रहा है, ठीक है, शैडो का साइज कम हो रहा है। अब जरा ये सोचो कि इस फोन का एक सरफेस एरिया है, ठीक है, जो कि मान लेता हूं 5 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है, ठीक है, नहीं 25 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लो, ठीक है। तो अभी जो है फोन की शैडो का सरफेस एरिया इससे बड़ा है, शैडो का सरफेस एरिया क्या है, इससे बड़ा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे टिल्ट कर दूं तो वो ऑब्वियसली अब फोन के इस वाले एरिया से शैडो का एरिया छोटा हो गया, शैडो का एरिया छोटा हो गया, ठीक है। इस वक्त शैडो जो है वो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर से छोटी है, और इस वक्त 25 सेंटीमीटर स्क्वायर से बड़ी है। तो इट मींस कि जब मैं इसको टिल्ट कर रहा हूं तो शैडो छोटी हो रही है, तो एक वक्त ऐसा आएगा जब वो एग्जैक्टली 25 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल होगी, ठीक है। एक वक्त ऐसा आएगा जब वो एग्जैक्टली 25 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल होगी। तो अब यही चीज क्या किया गया, ठीक है, यही चीज बहुत मेहनत लगी है पुराने जमाने में, क्योंकि उस वक्त कैलकुलस एज अ प्रॉपर मैथमेटिकल पार्ट में नहीं आया था। लेकिन जो ये चीजें करी गई, यही चीजें नींव बनी कैलकुलस की खोज के लिए, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा कि यार मेरे पास एक स्फेयर है, एक स्फेयर है, ठीक है। अब इसका सरफेस एरिया निकालना एक चैलेंज था, ठीक है, एक चैलेंज था हमारे लिए। और वो चैलेंज को उन्होंने देखा कैसे, सिंपली क्या किया, पहले तो भाई रेफरेंस के लिए हम एक्सेस बना लेते हैं, ठीक है, 3 डायमेंशनल एक्सेस, ठीक है, एक्स वाई एंड जेड एक्सेस, ठीक है, ताकि आपको ये 3D बॉल जैसा नजर आए, ठीक है। अब उन्होंने क्या देखना स्टार्ट किया कि यार नियरेस्ट फिगर हर बार हमें सिलेंडर ही काम आ रहा था, लेकिन उन्होंने देखना स्टार्ट किया कि यार एक सर्कल लेते हैं, यहां पर एक सर्कल लिया, ठीक है, और उसके बहुत ही पास एक और सर्कल लिया, ठीक है, बहुत ही पास एक और सर्कल लिया, और इन दो सर्कल से, ये दोनों सर्कल जो है ना, ये मतलब एक लेयर के बाद बहुत थोड़ी सी ऊपर ही अगली लेयर ले ली हमने, सर्कल की 2 लेयर्स ले ली, ठीक है। अब इसका हम एक 2D फिगर बनाते हैं। यहां पे देखते हैं हम सर्कल, ठीक है, और ये जो सर्कल है वो पहला ये रहा, ठीक है, और दूसरा थोड़ा सा ऊपर जस्ट उसके ऊपर ये रहा, ठीक है। अब यहां पे लाते हैं फिगर को, और यहां से यहां तक का जो दूरी है वो तो आपका रेडियस ऑफ स्फीयर रहेगा, ठीक है, ये चीज आपका रेडियस ऑफ स्फीयर था। और अब जस्ट इसके बाहर आपने एक सिलेंडर रखा हुआ है जो कि सेम इसकी हाइट के बराबर है, ठीक है। इसके बाहर क्या है, आपके पास एक सिलेंडर है इस तरीके से, उप्स चौड़ा बन गया, ठीक है, ये ऐसे है, इसको ऐसे मोड़ो, और ये रहा एक सिलेंडर है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसकी शैडो को प्रोजेक्ट किया कि ऐसा इमेजिन करो कि यहां से एक बीम ऑफ लाइट निकल रही है, यहां पर आपने क्या किया है, आपने एक छोटा सा रेक्टेंगल रखा हुआ है, यहां पर क्या रखा हुआ है, एक रेक्टेंगल। बेसिकली उस वक्त एग्जैक्ट मेजरमेंट करना थोड़ा मुश्किल था, तो क्या किया गया, क्या किया गया, एक सिंपल, थोड़ा सा बड़ा तो मुझे लेना ही पड़ेगा। मान लो एक बॉल है मेरे पास, कहां गई इस, ये तो खैर एक बड़ा रेक्टेंगल है, ठीक है, मैंने ऐसे ऐसे रेक्टेंगल से इसको भर दिया, ठीक है, एक स्फेयर को मैंने रेक्टेंगल से भर दिया। मान लो एक स्फेयर है, इस पे ऐसे ऐसे रेक्टेंगल्स रेक्टेंगल्स बना बना के मैंने इसको भर दिया, ठीक है, रेक्टेंगल्स रेक्टेंगल से मैंने इसको भर दिया। अब ये रेक्टेंगल जितने छोटे होंगे वो उतना क्लोज जाएंगे उसके सरफेस एरिया के, ठीक है। थिंकिंग पावर, सोचना स्टार्ट करो, क्योंकि मैं कोई प्रोसेस नहीं बता रहा हूं, उस जमाने में वो जो सोच रहे थे मैं उनकी सोच बता रहा हूं। तो उन्होंने एक छोटा सा रेक्टेंगल यहां पर रख दिया, ठीक है, रेक्टेंगल यहां पर रख दिया। अब यहां पर एक रेक्टेंगल है, ठीक है, एक रेक्टेंगल है जिसमें कि आपके पास एक लेंथ है एक ब्रेड्थ है, ठीक है, इस तरीके का एक रेक्टेंगल है जो कि यहां पे है, ठीक है, यहां पर है। अब वो यहां से एक लाइट निकालते हैं और इसकी प्रोजेक्शन को देखते हैं, ठीक है, इसकी प्रोजेक्शन को देखते हैं कहां, सिलेंडर पे। अब इससे इन दोनों के प्रोजेक्शन में एक रिलेशन देखने को मिलेगा, एक रिलेशन जब देखने को मिलेगा तो उस रिलेशन से हम सरफेस एरिया को ढूंढ पाएंगे, ठीक है। अब उस रिलेशन के लिए ये अपनी मैथमेटिकल कम्युनिकेशन करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, मैथमेटिकल कम्युनिकेशन। अब ये चीज मैं रब करता हूं, सिंपली उस रेक्टेंगल को मैं यहां पे थोड़ा बड़ा करके बनाऊंगा, ठीक है। और इसके लिए डोंट वरी, हम बिल्कुल भी आगे नहीं जा रहे हैं, 10th लेवल पर ही सारी चीजें होंगी, ठीक है, 10th लेवल पर ही होंगी जो आप पढ़ चुके हो। ये है वो रेक्टेंगल, मान लो ये कर्व्ड पार्ट है सर्कल का, सर्कल को मैं बड़ा करता जाऊंगा, यानी रेक्टेंगल को मैं छोटा कर रहा हूं, इसका मतलब मैं सर्कल को बड़ा कर रहा हूं, ठीक है। रेक्टेंगल जितना छोटा होगा वो उतना सरफेस एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए सर्कल को मैंने क्या किया, बहुत जूम कर लिया, बहुत ज्यादा जूम कर लिया। जैसे धरती गोल है लेकिन वो हमारे लिए बहुत बड़ी है, इसलिए हमें वो फ्लैट नजर आती है। सिमिलरली हमने सर्कल के एक पार्ट पे एक रेक्टेंगल रखा है, ठीक है, जो कि कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है, ठीक है। और इसकी जो, इसका जो वो है क्या बोलते हैं, इमेज पोर्ट्रे हो रहा है। अब थोड़ी सी जगह चाहिए,
ठीक है, इसकी जो इमेज पोर्ट्रे होने वाली है, ये सर्कल का वो है सर्कल, ये वाली एक्सिस, ये वाली एक्सिस, इस एक्सिस से मैं लाइट की बीम निकाल रहा हूं, इस एक्सिस से मैं लाइट की बीम निकाल रहा हूं। ठीक है, ये कागज यहां पर है, यहां से लाइट की बीम निकल रही है और यहां पर प्रोजेक्ट हो रही है। ठीक है, लाइट की बीम निकाल रहे हैं, सॉरी यहां से नहीं, ये पहला सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, दूसरी लाइट यहां से निकल रही है। ठीक है, तो अब भाई यहां से एक लाइट आ रही है जो कि सिलेंडर ऐसा है मेरे पास। ठीक है, तो ये जो शैडो बनेगी वो इस सरफेस पर बनेगी। ठीक है, शैडो इस सरफेस पे बनेगी और इसी पॉइंट से पीछे वाली जो लाइन होगी वो मैं डॉटेड रखूंगा। ठीक है, इस तरीके से गई। ठीक है, अब यहां पर जो शैडो लाइन आ रही है वो आगे वाले पॉइंट के लिए यहां पर है। ठीक है, और पीछे वाले पॉइंट के लिए यहां पर है। ठीक है, आप समझ ही रहे हो, दो रेखाएं निकल रही हैं, लाइनें निकल रही है और पीछे शैडो बन रही है। ठीक है, अब क्योंकि एकदम स्ट्रेट है तो मुझे इसको थोड़ा सा आप लोगों के पर्सपेक्टिव पे दिखाने के लिए इसको थोड़ा सा टिल्ट करना होगा। ठीक है, अदरवाइज ये क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। ठीक है, इस तरीके से देखो मेरी शैडो बन गई, जो कि ऑब्वियसली एक रेक्टेंगल का शेप ही लेगी। ठीक है, अगर आप एक रेक्टेंगल बना रहे हो, रेक्टेंगल की शैडो देखोगे तो वो भी एक रेक्टेंगुलर शेप में आएगी। ऐसा तो होगा नहीं कि उसकी शेप बदल जाएगी, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, टिल्ट भी करूंगा, स्टिल वो एक रेक्टेंगल ही रहेगा। मेरे हाथ को इग्नोर करना शैडो में। ठीक है, वो एक रेक्टेंगल ही रहेगा। खैर ये रेक्टेंगल जैसा नहीं है, लेकिन आप मेरा बात समझ ही गए होगे। वेयर इज द टॉर्च? ठीक है, ऑफ हो गया। अब देखो, अब बात ये आती है। ठीक है, अब थोड़ा सा मुझे डिफरेंट कलर लेना पड़ेगा। हाँ ठीक है, ये लेते हैं रेड। तो भाई यहां पर, यहां से लेकर ये जो कागज है ये स्फेयर के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, आर, रेडियस के बराबर, रेडियस ऑफ द स्फेयर के बराबर। ठीक है, और यहां पे जो ये वाला लेंथ है, ठीक है, जो ये वाला सर्कल है, यहां पे भी तो देखो एक सर्कल बन रहा है, इस सर्कल का रेडियस मान लो स्मॉल आर। ठीक है, तो यहां से लेकर, ये एक्सिस वाली लाइन है, यहां से लेकर इस पॉइंट तक की और यहां से लेकर इस वाले पॉइंट तक की, ये दोनों पॉइंट, ये तो भाई सर्कल पे रखा हुआ है, ये दोनों पॉइंट के जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर के बराबर है। यस, ठीक है, और ये जो सिलेंडर है आपके पास, ठीक है, उसका रेडियस भी क्या है, कैपिटल आर। तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी, ठीक है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी कैपिटल आर होगी। एंड सेम टू सेम वहां पर भी, ठीक है, वहां पर भी सिमिलरली यहां पर भी वही होने वाला है। लेकिन 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 क्योंकि ये सर्कल पे है तो इसका जो वो बनेगा, क्या बोलते हैं, रेडियस बनेगा, वो इस आर से भी छोटा होगा। इसको तो चलो अभी के लिए मैंने स्मॉल आर बोल दिया, मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, लेकिन ये वाला जो रेडियस होगा, क्योंकि स्फेयर ऐसे सीधा थोड़ी जा रहा है, वो तो कर्व है, तो इस ऊपर वाले पार्ट का रेडियस जो होगा वो उससे भी छोटा होगा। ठीक है, ऑब्जर्व, किसी भी पैरामीटर को छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि इस रेक्टेंगल का एरिया कितना है, इस रेक्टेंगल का एरिया कितना है। ठीक है, इस रेक्टेंगल का एरिया कितना है। अब देखो, हालांकि अगर इसको आप स्फेयर पे रखोगे तो ये कर्व होगा, लॉजिकल बात है। ठीक है, लेकिन ये जितना छोटा होगा उतना रेक्टेंगल बनता जाएगा, जितना छोटा होगा उतना रेक्टेंगल बनता जाएगा। ठीक है, उस टाइम उसकी कर्वीनेस क्या होती जाएगी, कम। तो हम ये जो रेक्टेंगल है ये बहुत छोटा मान रहे हैं, बहुत छोटा मान नहीं रहे हैं, ले रहे हैं बहुत, जितना छोटा लेंगे उतना हम लोग एग्जैक्ट एरिया के करीब पहुंचेंगे। ठीक है, तो भाई ये बहुत छोटा है, हमने जूम किया हुआ है, तो इधर की जो लेंथ है मान लेता हूं वो ए है और ये वाली जो लेंथ है वो है बी। तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना है, इस रेक्टेंगल का एरिया कितना है, इस रेक्टेंगल का एरिया है ए मल्टीप्लाई बी। ठीक है, अब ये वाला रेक्टेंगल देखते हैं। इस रेक्टेंगल की ये वाली लेंथ में मान लेता हूं सी है और ये वाली लेंथ में मान लेता हूं डी है। तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, ठीक है, तो रेक्टेंगल एरिया, और यहां पे मैं लिखता हूं शैडो रेक्टेंगल एरिया, जो कि है मेरे पास सी मल्टीप्लाई डी के बराबर। एज सिंपल एज दैट, जो आता है वही करेंगे। अब जरा इस ट्राइंगल को देखो, इस ट्राइंगल को देखो। ठीक है, इस ट्राइंगल को अगर आप देखोगे तो इसको उठा के सीधा रखूं अगर मैं, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। ठीक है, ये लेंथ ए है, ठीक है, यहां से यहां तक की लेंथ स्मॉल आर है, यहां से यहां तक की लेंथ स्मॉल आर है, यहां से यहां तक की लेंथ कैपिटल आर है, यहां से यहां तक की लेंथ कैपिटल आर है, और ये लेंथ मेरे पास क्या है, सी के बराबर है। क्या सिमिलर ट्रायंगल हमने नहीं पढ़ा है, पढ़ लिया है। इसका मतलब आर अपॉन में कैपिटल आर इज इक्वल टू ए अपॉन में सी। आ गया, तो सी निकालना है मुझे, तो सी किसके इक्वल आ जाएगा, सी विल बी इक्वल टू ए कैपिटल आर अपॉन में आर। देखा, पुराने जमाने के हिसाब से हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ए आर अपॉन में आर, तो यहां पर सी की वैल्यू हमने ढूंढ ली, तो यहां लिख देता हूं मैं सी इज इक्वल टू ए कैपिटल आर अपॉन में स्मॉल आर। ठीक है, ये डिस्कवर्ड वैल्यू है। अब बचता है डी की बारी। अब ये वाले पार्ट से तो मैं डी को ऑब्जर्व नहीं कर सकता हूं, ठीक है, तो मैं बी पर फोकस करूंगा। ये बहुत ही छोटा है, ठीक है, ये बहुत ही छोटा है। अब इसके लिए मुझे एकदम ही डिफरेंट कलर लेना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, इस डी क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो मैंने आपके पॉइंट के लिए थोड़ा सा टिल्ट किया है, वरना डी कैसे ऐसे है। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास डी। ठीक है, ये लेंथ आ गई डी और ये लेंथ अपने को पता नहीं है। ठीक है, चलो अब सर्कल में यहां पर रखा है वो कागज,
ये लेंथ है r। अब सर्कल का सेंटर किधर है? सर्कल का सेंटर ये रहा, ठीक है, सर्कल का सेंटर ये रहा। इसी एक्सिस को हम कंटिन्यू करते हैं, सेंटर ये रहा और यहां से मैं इस पॉइंट को ज्वाइन करता हूं, ये बन गया मेरे पास कैपिटल R, ठीक है। कागज बहुत छोटा है, ठीक है, ये मेरे पास एक सर्कल है, ये मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है। बड़ा कागज अगर मैं रखूंगा तो वो सरफेस पे इस तरह से आएगा, छोटा कागज रखूंगा, ठीक है, छोटा कागज रखूंगा तो वो कैसे आएगा, और छोटा करूंगा तो देखो वो थोड़ा और स्ट्रेट होता जाएगा, और छोटा कागज रखूंगा तो वो और स्ट्रेट हो जाएगा, और छोटा कागज रखूंगा तो वो और स्ट्रेट आएगा। तो यहां पर एक्चुअली में ये जो पेपर है, ठीक है, ये जो पेपर सरफेस के स्फेयर के सरफेस पे रखा है, ये बहुत छोटा रेक्टेंगल लिया मैंने, बहुत छोटा, जीरो ले नहीं सकता क्योंकि हमारी अपनी लिमिटेशन है, लेकिन बहुत छोटा लिया है। तो ऑब्वियसली अगर मैं उसको रेक्टेंगल की तरह देख रहा हूं तो वो कॉर्ड लाइन क्रिएट कर रहा है, लेकिन वो इतना क्लोज है टेंजेंट के कि हम यहां पर जो लाइन, हम एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, हम एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। एंगल में एरर है बट वो एरर बहुत माइन्यूट है, ठीक है, एरर बहुत माइन्यूट है और अभी हम लोग माइन्यूट एरर्स को ही स्टडी करेंगे। माइन्यूट एरर के साथ हम ये कहेंगे कि यार ये जो लाइन है, अब ये जो लाइन है ये टेंजेंट लाइन है, जैसे सर्कल पे एक टेंजेंट लाइन बना दी, ठीक है, जितना छोटा होगा वो टेंजेंट लाइन के करीब आता जाएगा, ठीक है। वो थोड़ा सा और क्लियरली बनाता हूं, ये रहा सर्कल और ये बहुत छोटा सा पेपर है और ये 2 पॉइंट से गुजर रहा है, टेंजेंट लाइन एक ही पॉइंट से गुजरती है लेकिन यहां पर 2 पॉइंट है, तो ये इतना छोटा होने की वजह से टेंजेंट लाइन के बहुत करीब आ चुका है, यानी कि ऑलमोस्ट उसके एंगल को टच कर रहा है। तो अब यहां पर और मैं क्लियरली बोल रहा हूं एरर है, लेकिन क्योंकि ये बहुत पास है इसलिए हम इसको टेंजेंट लाइन की तरह कंसिडर कर रहे हैं। चलो ये लेता हूं मैं एंगल थीटा। अब ये जो लाइन है मेरे पास, जो रेक्टेंगल का बी वाली लाइन है, जो बी वाली साइड है, वो क्या बन गई मेरे लिए, टेंजेंट लाइन बन गई। तो ये एंगल बन जाएगा 90 माइनस थीटा, और क्योंकि ये टेंजेंट है तो ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ये एंगल क्या होगा आपके लिए, 90 डिग्री। ये टेंजेंट लाइन है, ये रहा स्फेयर, यहां पे वो रेक्टेंगल है, ये रही टेंजेंट लाइन, तो इनके बीच में क्या एंगल होता है टेंजेंट लाइन में, 90 डिग्री। एक्चुअली में ये 89.9999 डिग्री के पास आ चुका है, तो हम अपनी कैलकुलेशन में माइन्यूट एरर को हटाते हुए इसको 90 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर क्या हुआ, ये आ गया मेरे पास 90 माइनस थीटा, और यही आपका बेस बनेगा कैलकुलस के लिए, ठीक है। इन्हीं सब चीजों से कैलकुलस को न्यूटन ने डिस्कवर किया था। तो अब 90 माइनस थीटा आ गया, तो अब भाई यहां पर हो गया, देखो ट्राइंगल्स को देखते हैं, और यहां से मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूं, ठीक है। ये वाले की लेंथ कितनी है, स्मॉल आर, ठीक है, ये वाला लेंथ कितना है, कैपिटल आर, ठीक है। अब अगर मैं देखूं कि यार ये जो मेरे पास आता है, इसको थोड़ा सा सही से बनाते हैं, 90 डिग्री पर है, ये भी आपका 90 डिग्री है, देखो ये भी 90 डिग्री हो गया, ये एंगल है 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल हो जाएगा थीटा, और ये लाइन 90 डिग्री पर है। एक एक करके करते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगी, प्रोसेस थोड़ा लंबा है लेकिन मजेदार है, ठीक है। ये वाली लाइन देखो 90 माइनस थीटा, ये टेंजेंट लाइन है इसलिए ये है 90, तो ये एंगल बन गया थीटा, ठीक है। अब इस लाइन के, ये लाइन जो है ये इस हॉरिजॉन्टल लाइन के परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल बन जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ऑटोमेटिकली ये एंगल क्या बन जाएगा, थीटा, ठीक है, बन गया। अब ये ले लेते हैं O, ये ले लेते हैं कैपिटल ए, ये ले लेते हैं बी, ठीक है, कैपिटल ए, और इसको ले लेते हैं सी, इसको ले लेते हैं डी, ठीक है। अब देखो ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल, यहां पे 90 माइनस थीटा है, ठीक है, और थीटा की साइड है, इस साइड है, तो मैंने ओ से स्टार्ट किया है, तो यहां पे मैं लेता हूं डी, डी ए सी। इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर आप देखोगे, थीटा एंगल 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा 90 90, ठीक है, 90 90, दोनों ट्राइंगल्स क्या निकल कर आए, सिमिलर। और ये भी चीज एक बार में नहीं है, देखा देखा, कुछ सोचा किया, गलत हुआ, फिर दूसरी चीज करी, देखा सही किया, गलत हुआ, आगे नई चीज सोची, और फिर इस चीज को डिस्कवर किया कि हाँ अच्छा यहां पर एक फिगर हमें नजर आ रही है, ठीक है। तो अब इससे उन्होंने देखा कि यार ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, मतलब हमें लगता है कि हम टीचर्स तो भाई एक बार में बता देते हैं, ठीक है, क्योंकि गलतियां ऑलरेडी कर चुके हैं तो गलतियां हम नहीं दिखाते हैं, लेकिन ये माइंड में हमेशा रहना चाहिए, मैथमेटिशियन ने गलतियां कर करके ये चीज को डिस्कवर किया होगा, ढूंढा होगा, ठीक है। तो अब उन्होंने जो ढूंढा हमने तो वो बता दिया आपको, तो ओ ए बी सिमिलर है डी ए सी के बराबर, ठीक है। तो अब अगर मैं यहां पर देखूं कि भाई इस साइड का रेशियो और इस साइड का रेशियो, यानी कि थीटा के हाइपोटेन्यूज लेता हूं मैं सिंपल आर, ठीक है, उसको डिवाइड करता हूं थीटा के सामने वाले साइड से स्मॉल आर से, विल बी इक्वल टू, अब इस ट्रायंगल में देखता हूं थीटा के साथ हाइपोटेन्यूज क्या है, बी है, ठीक है, और उसके सामने वाली लाइन कौन सी है, डी है, ठीक है। आ गया, मुझे क्या जानना था, मुझे ये डी लेंथ जानना है, मुझे ये डी लेंथ जानना है, जैसे सी जानना था वो तो मैं जान गया, अब डी जानना है, मुझे मिल गया। तो डी किसके बराबर आया, डी आया मेरे पास बी आर अपॉन में कैपिटल आर के, ठीक है, बी आर मल्टीप्लाई कैपिटल आर के। अब देखो मैजिकल चीज, ठीक है, नेचर में ना पैटर्न्स छुपे हुए हैं, और यहां पर नेचर ने हमको एक पैटर्न दिखाया। इस रेक्टेंगल का एरिया कितना था, इस रेक्टेंगल का एरिया है ए मल्टीप्लाई बी के।
अब इस शैडो वाले रेक्टेंगल का मुझे एरिया देखना है, इस शैडो वाले रेक्टेंगल का एरिया मुझे देखना है, जो कि पीछे बड़ा होगा, आगे छोटा होगा, लेकिन इस सिलेंडर पे उसकी क्या शैडो बन रही है हम वो देखना चाह रहे थे। ठीक है, ताकि इससे मुझे यहां पे जो एरिया है और यहां पे जो एरिया है इनका रेशियो में निकाल सकूं। ठीक है, रेशियो निकल गया तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में ये रेशियो आता है, ये रेशियो आता है, तो इसका मतलब ये अगर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है मल्टीप्लाइड बाय द रेशियो इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, और सॉरी सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, ये करना था। लेकिन मजेदार चीज क्या हुई वो मैं बताता हूं कि भाई सी की वैल्यू तो आ गई ये, और डी की वैल्यू आ गई बी स्मॉल आर अपॉन में कैपिटल आर। अब शेडेड शैडो रेक्टेंगल एरिया अगर मैं निकालूं तो वो किसके बराबर होगा, सी मल्टीप्लाई डी के बराबर, जो कि है ए आर अपॉन में आर मल्टीप्लाई बी स्मॉल आर अपॉन में कैपिटल आर। और देखो यहां पर हुआ क्या, ये तो मैग्नीफाई हुआ है, ये वाला रीजन ए जो है वो तो मैग्नीफाई हुआ है क्योंकि ऊपर कैपिटल आर है नीचे स्मॉल आर है, लेकिन उसी के साथ बी जो है वो डी मैग्नीफाई हुआ है और सेम प्रोपोर्शन में हो गया। ठीक है, इस दूरी पर, सिलेंडर वाली दूरी पर, ठीक है, सेम प्रोपोर्शन में हो गया, जिसकी वजह से स्मॉल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर ये सब क्या है आपस में डिवाइड हो गए, सेम प्रोपोर्शन में सी मैग्नीफाई हो गया ए से, और बी जो है डी मैग्नीफाई होके सॉरी बी जो है डी मैग्नीफाई होके स्मॉल डी बन गया। ठीक है, तो यहां पर देखो सी डी किसके बराबर आया, ए मल्टीप्लाई बी के बराबर आया। यानी कि इस शैडो में जितना, मतलब इस रेक्टेंगल में जितना एरिया है उतना ही एरिया उसकी शैडो में आ रहा है इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, जो कि सिलेंडर, ऐसा सिलेंडर जो यहां पर खड़ा है। ये आपका यहां वाले सिलेंडर पे नहीं आएगा कि आपका सिलेंडर दूर है तो भी वही वैल्यू आएगी, ऐसा मत सोच लेना। यहां पर पॉइंट को समझो, ये उस सिलेंडर पे हमने प्रोजेक्ट किया जो जिसका रेडियस कैपिटल आर था, वहां पर प्रोजेक्शन यहां पर सेम आ रहा था। अब मैथमेटिशियन ने कहा सोचो, हर पॉइंट पे प्रोजेक्शन जो होगी वो बेसिकली कैसी होगी, वो प्रोजेक्शन ऐसी होगी कि मान लेते हैं मैंने पेपर कुछ ऐसा बनाया है, ये मेरा रेक्टेंगल है, ठीक है, तो हो क्या रहा है, ये जो केस है वो बेसिकली होता क्या है, अगर मैं इस पे वो शैडो प्रोजेक्ट कर रहा हूं तो यहां से ये शैडो 90 डिग्री स्विच कर जा रही है और ऐसी बन रही है, तो इसके 90 डिग्री रोटेट होने से, ये ऐसे है 90 डिग्री रोटेट होने से क्या इसका एरिया बदलेगा, नहीं बदलेगा। यानी कि जितना एरिया यहां है उतना ही एरिया इस सिलेंडर पर भी छप रहा है इन द फॉर्म ऑफ शैडो। यानी कि शैडो, अगर देखो, अगर शैडो 2 गुना बड़ी होती तो हम ये कहते कि इस पर जितना वॉल्यूम है, सॉरी सरफेस एरिया है सिलेंडर पे, उसकी 2 गुना वो है, क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया शैडो का बन रहा है। यानी कि सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 टाइम्स द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। लेकिन यहां कितना आ रहा है, 1 टाइम आ रहा है, कितना आ रहा है, 1 टाइम आ रहा है। अब इसको जरा फील करो, ठीक है, अब इसको फील करो इस शैडो वाले पार्ट को, ठीक है, तो देखो क्या होगा, ये स्फीयर है, ठीक है, इस लाइन से हमने बीम निकाली, ठीक है, और यहां पर इस सिलेंडर पर हमने इसको प्रोजेक्ट किया, ठीक है, इस सिलेंडर पर हमने इसको प्रोजेक्ट किया, ठीक है, इस लाइन से रोशनी निकल रही है और सिलेंडर पे प्रोजेक्ट किया, तो इसकी शैडो जो है वो क्या बना रही है, वो कहां प्रोजेक्ट हो रही है, सिलेंडर पर प्रोजेक्ट हो रही है। इमेजिन करो लाइन निकल रही है, लाइट निकल रही है, और इस सर्कल स्फीयर का शैडो बन रहा है कहां, सिलेंडर पे बन रहा है। ठीक है, अब स्फीयर का जो सरफेस एरिया है और शैडो का जो सरफेस एरिया है, शैडो का सरफेस एरिया सिलेंडर के सरफेस एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। एज सिंपल एज दैट। लाइट एक पॉइंट से नहीं निकल रही है, लाइट ऐसे निकल रही है, हर पॉइंट से अपनी अपनी डायरेक्शन में जा रही है, आगे की तरफ पीछे की तरफ, मतलब एक ट्यूबलाइट रखी है बीच में, उसमें से स्ट्रेट लाइट निकल रही है। ठीक है, तो भाई सिलेंडर का सरफेस एरिया इज इक्वल टू शैडो का सरफेस एरिया। ठीक है, शैडो का सरफेस एरिया और इस पे रखे रेक्टेंगल्स का सरफेस एरिया एग्जैक्टली सेम आ रहा है, यानी कि 1:1 का रेशियो है। कौन सा रेशियो है, 1:1 का रेशियो है। और अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो इस चीज को फाइंड करने के लिए हमने टेंजेंट के ज्ञान का इस्तेमाल किया, ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं अपनी सीक्वेंस में। हमने सिमिलर ट्रायंगल के ज्ञान का इस्तेमाल किया, ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं हम सीक्वेंस के अंदर, पहले ही स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, और शेडो ये तो हम डेली ही देखते हैं, तो कोई भी चीज आउट ऑफ द सिलेबस नहीं था और रेशियो मिल गया 1:1। इसका मतलब इस स्फीयर के ऊपर बहुत सारे रेक्टेंगल्स रख के मैंने स्फीयर को ढक दिया है। अब रेक्टेंगल्स मैंने ना बहुत छोटे छोटे ले लिए, छोटे छोटे एकदम छोटे 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 पूरे स्फीयर को भर दिया, इस तरीके से भर दिया। यहां पर एक रेक्टेंगल का जो एरिया है एग्जैक्टली वही एरिया सिलेंडर पर आने वाला है। ठीक है, तो जितने हम लोग रेक्टेंगल छोटे छोटे रखेंगे एक्यूरेसी रहेगी, यानी कि इस पर जो एरिया आएगा वो उतना ही एरिया आपका सिलेंडर पर होगा। इट मीन्स ये सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है, इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, क्यों, क्योंकि सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ शैडो, एंड सरफेस एरिया ऑफ शैडो मेड रेशियो ऑफ 1:1 विद सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। एज सिंपल एज दैट। इसलिए सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालो, भाई इसका रेडियस क्या है r, हाइट कितनी है 2r, तो 2 पाई r, ठीक है, ये हो गया मल्टीप्लाई 2r, तो ये हो गया 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। हेंस डिस्कवर्ड। ठीक है, इतनी मेहनत करी, लेकिन इस मेहनत से
ये मत सोचना जस्ट एक फॉर्मूला, ये तो सिंपल सा फॉर्मूला याद हो जाता। ये सोचना कि कितनी चीजें हम सोच पाए, कितनी चीजें हम देख पाए, कितनी चीजें हम अगर सिर्फ फॉर्मूला पढ़ के आगे बढ़ जाते तो कितनी चीजें हम मिस कर पाते। थिंकिंग पावर कभी बूस्ट होती नहीं होती। सोचो इस बारे में, ठीक है, और आप भी एक थिंकर बनो, ठीक है। अब इसका एक सिंपल मेथड भी है, लेकिन उस सिंपल मेथड को भी हम फॉलो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें अपरेटस यूज करना पड़ेगा, जो कि बहुत पुराने जमाने में किया गया था। ये भी पुराने जमाने में इसी तरीके से ढूंढा गया था, और उससे भी पुराने जमाने में एक तरीका था कि उन्होंने बेसिकली वही मेथड जो हमने कोन और सिलेंडर के केस में किया था, पानी भर के डालने वाला, लेकिन यहां तो सरफेस की बात है, तो इन्होंने एक बाल्टी में पेंट ले लिया, ठीक है, और उसमें क्या किया, सिलेंडर को डिप किया और स्फेयर को डिप किया, और पेंट के अमाउंट में जो कमी आई, ठीक है, इस तरह से डिप किया कि पहले डिप किया और उसी के ऊपर लटका दिया ताकि जो भी टपकने वाला पेंट है वो टपक जाए, ठीक है, और ऐसे मटेरियल का यूज किया जो पेंट को बहुत जल्दी अपने ऊपर चिपका लेता है, एडहेसिव रहता है, ठीक है। अब उसके बाद किया ये गया कि पेंट के लेवल में जो कमी आई, ठीक है, सिलेंडर को जब डिप किया और स्फेयर को जब डिप किया, तो भाई यहां पर ऐसा समझ लो कि मान लो ये पेंट का बॉक्स है, इसका लेवल है, इसमें इतनी कमी आ गई, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि भाई मान लेते हैं 4 स्फेयर डुबाने में, ठीक है, जितने लेवल में कमी आई उतनी एग्जैक्ट कमी 3 सिलेंडर के डुबाने में आई, तो यानी कि 4 टाइम्स सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू 3 टाइम्स द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और रेशियो से हम लोग सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर को ढूंढ लेंगे। और उस केस में भी क्लोजली ये आ रहा था कि एक स्फेयर को पेंट करने में जिसकी हाइट, जिसका रेडियस अगर आर है, और सिलेंडर जिसकी हाइट 2r है और रेडियस r है, दोनों में लेवल एक ही बार में ऐसा आ रहा था कि एग्जैक्टली सेम लेवल कम हो रहा था, यानी कि जो रेशियो आ रहा था 0.99 आ रहा था या 1.001 आ रहा था, तो एवरेज करके देखा तो 1 आया। इट मीन्स स्फेयर का सरफेस एरिया और सिलेंडर का सरफेस एरिया सेम है। अब आप कहोगे ये बात आप पहले बता देते, इतना लंबा ये क्यों किया? जस्ट टू इंक्रीज योर थिंकिंग पावर, और कुछ नहीं, ठीक है। हमारा काम सिलेबस पढ़ाना थोड़ी है यार, आप लोगों को थिंकर बनाना है, ये हमारा काम है। इसीलिए जितना हो सकेगा हम ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे। हम लोग लेक्चर लेने क्यों आते हैं? एक सिलेबस पूरा करने के लिए। वो तो यार कुछ भी नहीं है। मैंने बताया ना, 1.5-2 महीने का सिलेबस है, 2 महीने ज्यादा बोल दिया, 1 से 1.5 महीने का सिलेबस है आप लोगों के 10th ग्रेड का, और 11th-12th का मिला के 150 से 200 दिन का सिलेबस है। लेकिन यहाँ साल 2-2 साल निकल जाते हैं, सिलेबस पूरा नहीं होता है, और नॉलेज बिल्कुल नहीं मिलती है, क्योंकि हम एक्सप्लोर नहीं करते हैं। हमारा 98% टाइम तो क्वेश्चन सॉल्व करने में जा रहे हैं। अरे ज्ञान ले लो भाई, एक भी क्वेश्चन आपसे ऐसा नहीं होगा जो आप सॉल्व ना कर पाओ। जस्ट आपको उतना टाइम देना पड़ेगा जितना टाइम क्वेश्चन सॉल्व करने में लगता है। यहाँ तो हम क्वेश्चन सीखने में समय बर्बाद कर देते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, टिप्स क्या है, ट्रिक्स क्या है। देखो उस रास्ते पे भला होता तो मेजोरिटी, देखो जिस पाथ पे मेजोरिटी का भला नहीं हो रहा है ना, वो पाथ ही गलत है। यहाँ पे सिर्फ इक्का दुक्का लोगों का भला हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इस बारे में सोचो, और वो इक्का दुक्का लोग जिनका भला हो रहा है ना, वो इस प्रोसेस को त्याग के अपने से स्टडी करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। दुनिया के कामयाब लोगों की लिस्ट उठा लेना, उन्होंने स्कूल कल्चर, मतलब स्कूल इंस्टीट्यूशन जो प्रोसेस फॉलो कर रहा है, इनको छोड़ के सेल्फ लर्नर बने हैं। यकीन नहीं होता, ढूंढ लेना, ठीक है। बहुतों के नाम सुने होंगे ना, कॉलेज ड्रॉप आउट है, ठीक है, क्यों है आप समझ जाओगे। कई लोग सोचते हैं हम भी ड्रॉप आउट हो जाएंगे तो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, वो एक सरकाजम वाली बात हो गई, ठीक है। उन्होंने ड्रॉप आउट लिया था अपने आप को डेवलप करने के लिए। ये एक कड़वा सत्य है, लेकिन सत्य है, ठीक है। चलो, तो भाई यहां पर हमारे पास स्फेयर का सरफेस एरिया हो गया। अब आप लोगों के लिए एक टास्क है। देखो भाई, फ्रस्ट्रम जो है वो आपके सिलेबस से कट गया है, फ्रस्ट्रम जो है वो आपके सिलेबस से कट गया है, लेकिन आप कर सकते हो। फ्रस्ट्रम है क्या? मैं फ्रस्ट्रम आपको बता देता हूं। एक कोन है, ठीक है, कोन में एक पर्टिकुलर हाइट पे जाके ये वाली एक हाइट ले ली, ठीक है, इसमें से क्या किया, ऊपर वाले पोर्शन को कट कर दिया, बेसिकली बाल्टी के शेप को ही हम फ्रस्ट्रम कहते हैं, ठीक है। इसका आपको सरफेस एरिया बताना है, कोन का निकालो, ठीक है, और उसमें से बड़े वाले कोन में से छोटे वाले कोन का सरफेस एरिया माइनस कर दो, निकल गया, कर लोगे आप, ठीक है। इसका वॉल्यूम निकालो, छोटे वाले का निकालो, माइनस कर दो, हो गया, काम खत्म, ठीक है। तो देखो इतनी आसान सी कहानी है, ठीक है। सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये चीजें हमें यहां पर देखो कंप्लीटली क्लियर अब होती हैं, ठीक है। अब आपके चैप्टर में है ही क्या, ठीक है। अब चैप्टर की बात करते हैं। एक सिलेंडर है, ठीक है, सरफेस एरिया, वॉल्यूम इन सबको पता चल गया। इसके ऊपर हमने एक हेमिस्फेयर रख दिया। भाई स्फेयर का जितना वॉल्यूम होता है हेमिस्फेयर का उसका हाफ होगा, स्फेयर का जितना सरफेस होता है हेमिस्फेयर का उसका हाफ होगा। सिंपल लॉजिक, ठीक है। अब बताना है इसका टोटल सरफेस एरिया, सोचना आ गया है। इसका टोटल सरफेस एरिया, इसको इंक्लूड मत करना, इस वाले पोर्शन को इंक्लूड नहीं करना, और ऑब्वियसली इसके ऊपर हेमिस्फेयर है तो इस वाले पार्ट को इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो यहां पर कितने पॉइंट्स हैं? 2πr सरफेस एरिया निकालना है। इसकी हाइट कितनी है? h, 2πrh, ठीक है, प्लस हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया कितना होगा? 2πr²। 4πr² कंप्लीट का होता है तो उसके आधे का कितना होगा? 2πr²। और बस यहां पर 2πr ब्रैकेट में r+h, दिस इज योर आंसर। हो गया क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन हैं, और है ही क्या आपके अंदर। अब यहां पे चलते हैं, ये रहा आपका एक सिलेंडर ले लिया, इसके ऊपर एक कोन लगा दिया।
बताओ इसका सरफेस एरिया, इसकी हाइट ये है, उसकी हाइट वो है, इसका सरफेस एरिया प्लस इसका सरफेस एरिया। अब आपसे बोला जाए टोटल सरफेस एरिया बताना है, तो भाई ये वाला पार्ट तो इसके अंदर चला गया, वहां पर कोई बॉडी है ही नहीं, एरिया सिर्फ कहाँ है, यहां पर है। इसका सरफेस एरिया कितना होगा, 2πr(h). इसका सरफेस एरिया कितना होगा, πr²। इसका सरफेस एरिया कितना होगा, इसकी हाइट भी h के बराबर है, πr²h। ठीक है, नहीं, πrl। ठीक है, पाई आर, ये जो लेंथ है l इसके बराबर है, या फिर √r² प्लस h²। ठीक है, अगर l नहीं दिया है, h और r ही दिया है, तो इस फॉर्म में लिखो। ठीक है, πr² प्लस h²। अब इन तीनों को ऐड कर दो। ठीक है, तो बन जाएगा πr√r² प्लस h² प्लस 2πrh प्लस πr²। यही है बस इस चैप्टर के अंदर। दिस चैप्टर इज ऑल ओवर। ठीक है, अब आप खुद ही इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। फिर भी कुछ समझ ना आए तो चैट बॉक्स में आके एप्लीकेशन में आओ, अपने डाउट्स फोटोग्राफ्स के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में, जैसे मन चाहे एप्लीकेशन पर आप मुझे शेयर करो, उसका जवाब ऑब्जर्वेशनल वे में मैं आपको बना के जरूर दूंगा। ठीक है, वीडियो लंबी हो गई, लेकिन मैंने पहले ही बता दिया था कि वीडियो लंबी होगी। ठीक है, कई बार बताना भूल जाता हूं और वीडियो लंबी हो जाती है, लेकिन लेक्चर वीडियोस हमेशा लंबे ही होते हैं, क्योंकि यहां पर हमको ये कहानी तो नहीं सुना रहे हैं, हमें चीजों को ऑब्जर्व करना होता है। ठीक है, चलो, तो भाई ये चैप्टर आपका देखो होता है फिनिश। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और फिर वहां पर हम लोग चीजों को और भी ज्यादा ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। प्लीज अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर करना, अगर आपको लगता है कि मैं सही रास्ता आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं तो। ठीक है, सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।